फैज़ान अली शाह और वकास खलीक भी ज्वाइन कर चुके हैं, और फैज़ान शाह भी ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, हमारा मकसद ये था कि हम इस पर बात करें कि सोलर पर जब ये 2015 से बाकायदा इसका आगाज़ हुआ था और फिर गवर्नमेंट ने ड्यूटी और टैक्सेस से एक्सेम्प्ट किया। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मोइन खुदा, इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, और सोलर एनर्जी के हवाले से उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आवाज़ बुलंद करने में। तो मैं गुजारिश करूंगा मोइन खुदा साहब से कि प्लीज़ इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। थैंक यू। शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने माशाल्लाह बेड़ा उठाया है इस सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, और ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बड़ा ज़रूरी था। ये पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं सर इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। आजकल बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट हो गए हैं। तो मैं तो सिर्फ एक सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी का मद्दा हूं, और तज्जिया ज़रूर है मेरा, क्योंकि मैं जो है वो स्टडी करता रहता हूं, और इस हवाले से मुझे ग्रीन एनर्जी से मोहब्बत है। तो ये काम जो है मैं पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा हूँ। मेरा सिस्टम जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन दोस्त हैं, अजीज हैं, उन्होंने लगाया हुआ है और पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है जाल। तो इसके खिलाफ अगर कोई काम होता है तो मेरा दिल दुखता है। तो इस वजह से मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। नेट मीटरिंग का आगाज 1970 में अमेरिका में हुआ था और आज भी चल रहा है। पाकिस्तान में 2015 में शुरू हुआ और 10 साल में खत्म होने जा रहा है। नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग में तब्दील किया जा रहा है। कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि 7 साल के जिनके लाइसेंस हैं उनको कुछ नहीं होगा। उनके एक्सेस यूनिट 24 रुपए, 25 रुपए, 98 रुपए में, 98 पैसे में खरीदे जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर ग्रॉस मीटरिंग लागू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप खरीदें 48 से 60 रुपए में और आप बेचें 25 रुपए 98 पैसे से। अगर आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है तो आपके एक्सेस यूनिट्स तो हैं ही नहीं। आप नेटिंग करते हैं और खुश हो जाते हैं अगर आपका बिल जो है वो कम हो जाता है या जीरो हो जाता है, और इसीलिए आपने लगाया हुआ है। अब अगर आपका बिल जीरो नहीं होगा और आपका बिल जो है वो 15,000 रुपए से सिर्फ 12,000 रुपए हो जाएगा, तो 3,000 रुपए का फायदा होगा आपको। बेहतर होता कि आप जो है वो बहबूद स्कीम में डाल देते, तो आपको जो है 7,000 रुपए मिलते। तो ममलिकत जो है इस नेट मीटरिंग को क्यों करना चाह रही है खत्म? असल माजरा कैपेसिटी पेमेंट का है, जो आईपीपी को देनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ सोलर आईपीपी जो हैं उनसे ममलिकत ने मुआहदे किए हुए हैं और मुआहदे रिन्यू भी हो रहे हैं। 3 सोलर आईपीपी से ममलिकत इस वक्त 49 रुपए में पर यूनिट बिजली खरीद रही है, और उनको डॉलर में दिया जा रहा है मुआवजा। उसके और खर्चे भी हैं। हम जो सोलर लगाए हुए हैं रेसिडेंशियल, उनको सिर्फ 25 रुपए 98 पैसे मिल रहे हैं। पैसा अपना, लाइन लॉसेस कुछ नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत कम, ना होने के बराबर। ये सारे मुजमरात को एक तरफ रख दिया गया। सीपीपीए के चीफ एग्जीक्यूटिव ने टेस्टिफाई किया नवंबर में नेपरा को कि सोलराइजेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। 7 दिसंबर को ओवैस लगारी साहब ने एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करके वो कहा कि पाकिस्तान में तो सोलर रेवोल्यूशन आ गया है, और जब ममलिकत अवाम के लिए एक फेवरेबल पॉलिसी बना दे तो फिर ये रेवोल्यूशन बनता है। मालूम नहीं उनको इल्म था या नहीं कि उनकी पीठ के पीछे उनके अफसरान जो है 2 हफ्ते के अंदर इसका खात्मा करने जा रहे हैं, इस रेवोल्यूशन का। तो अवैस लगारी साहब ने अगर ये बात कही तो मुझे बड़ा ताज्जुब है कि वो अगर सोलर रेवोल्यूशन की फेवर में थे और ये अचानक क्यों कर दिया इन्होंने। अगर आप ये 11 पेज की डॉक्यूमेंट जो इन्होंने दी है, वो उस वक्त जबकि 50,000 कंज्यूमर होते थे, आज 3 लाख हैं, उनकी समझ में क्या आएगा? जब 2015 का एसआरओ जो है वो बहुत सिंपल था, 2018 में कुछ तरमीम की गई तो वो 2.5 पेज की डॉक्यूमेंट थी, जिसमें बैलेंसिंग करके दिखाया गया कि क्या होने वाला है। ये 11 पेज की डॉक्यूमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चूंकि थोड़ी बहुत महारत हासिल कर ली है तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस डॉक्यूमेंट में डिस्कोर्स को थानेदारी दे दी गई है। यानी आपने अगर सोलर सिस्टम लगाया तो वो पहले चेक करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे उसकी। टेस्टिंग करने के बाद वो आपको इजाजत देंगे।
अगर आपका इक्विपमेंट या आपके पैनल्स मयारी नहीं है तो कहेंगे नहीं, निकाल दो इनको, हमें मजबूर नहीं है। तो ये थानेदारी हुई। जब आप अख्तियारात बहुत ज्यादा दे देते हैं तो करप्शन हो जाती है, लिहाजा मुट्ठियां गर्म होनी शुरू हो जाएंगी लोगों की। आप जानते हैं सारे ज्यादातर डिस्कोस जो हैं वो ममलिकत के ही हैं, सिवाय के इलेक्ट्रिक के। तो जहां पावर जाएगा वहां जो है वो करप्शन का अमल शुरू हो जाएगा। दूसरी बात जो कि बड़ी ताज्जुबकुन है और अभी तक किसी ने नहीं उठाया, कि प्रोज्यूमर जो है उससे ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस कवर भी लेंगे, लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर भी लेंगे। लिहाजा अगर आपने कवर लेना है लाइबिलिटी इंश्योरेंस का और आप थर्ड पार्टीज को जो है वो कंपनसेट करेंगे किसी चीज के लिए, तो भाई ये काम तो सोलर आईपीपीस का होता है। आप एक एक आम आदमी को कह रहे हैं कि आप जो है वो इंश्योरेंस लें। इसके ऊपर एक पूरी क्लॉज डाली हुई है इन्होंने कि इंश्योरेंस ले लीजिए आप। इसकी एक और कॉस्ट है। आईपीपीस को कुछ नहीं है, जाहिर बात है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टेज है उनके सामने। ये नेट मीटिंग वाले जो हैं वो इंश्योरेंस भी लेंगे। फिर इसके बाद डिस्कोस को ये अख्तियार भी दे दिए गए हैं कि वो चाहें तो नेट मीटर पर काम करें, या अगर चाहें तो आपसे कहेंगे 2 मीटर लगा लो, एक इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। और फिर वो 2 मीटर जो लगेंगे उनकी मेजरमेंट इस कानून में ये लिखी जा रही है कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस से ये काम होगा। यानी हो रहा है काम इस वक्त सिम के जरिए से। अब वो आप आदमी जिस तरह मीटर रीडर आपके पास आएगा हैंड हेल्ड डिवाइस से, और उसकी वो फिर जो है वो मेजरमेंट करेगा और फिर फीड करेगा, और ये सारा अमल करप्शन की तरफ जा रहा है। तो नहीं मालूम क्यों ये चीज डाल दी गई इसके अंदर, इस रेगुलेशन के अंदर। इसकी कोई वजाहत भी नहीं है कि क्यों किया जा रहा है। नॉर्मली जब आप कंपैरिजन करते हैं और आप कहते हैं एक साइड के ऊपर मौजूदा एक साइड के ऊपर आइंदा, तो फिर आप रैशनल बयान करते हैं कि भाई हम क्यों करना चाहते हैं। इसकी कोई वजूहत नहीं है। दूसरी बात जो मेरे लिए बड़ी ताज्जुबकुन है वो ये कि एनवायरनमेंट का कहीं जिक्र नहीं है। मेरे 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम ने 200 दरख्त लगाए हैं। CO2 एमिशंस में 10 किलोवाट का सिस्टम 4 टन के एमिशंस पैदा करता है। वो 4 टन को अगर आप ट्रीज की शक्ल में देखना चाहें तो 200 दरख्त लगते हैं। इस वक्त 3 लाख लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं इस मुल्क के अंदर। अब आप अंदाजा करें कि उसकी क्या अहमियत है सोलराइजेशन की। मुझे पिछले साल 2025 अब तो 26 शुरू हो गया कुरैशी साहब, एक साहब ने मुझे अप्रोच किया और मुझसे कहा कि हम आपके कार्बन एमिशंस की ट्रेड करेंगे। मैंने कहा यार देख लो, मेरा ये सिस्टम है और मैंने इतना जनरेट किया है। उन्होंने कहा खुदा साहब आपको $250 मिलेंगे साल के। मैंने कहा बहुत अच्छा, चलो $250 मुझे मिल रहे हैं, आप ऐसा करें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, $250 मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मेरा विदहोल्डिंग टैक्स काट लें। वापस नहीं आया वो मेरे पास, इसलिए कि टैक्स के चक्कर में उलझा दिया मैंने उनको। क्योंकि मैं खुद जब के इलेक्ट्रिक जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटती थी, बहैसियत एक शहरी के मैं खुद अपनी इनकम का टैक्स जमा करा देता था कि कल को कोई खुदा न खास्ता मेरे ऊपर इल्जाम ना आए कि मैंने इतनी, अगर सोलराइजेशन से मुझे कोई नेट मीटिंग बेनिफिट मिला है तो मैं टैक्स जमा करा। तो ये ट्रेडिंग शुरू हो गई है। लिहाजा अगर मुझे $250 मिल रहे हैं साल के, तो 3 लाख लोगों ने लगाए हुए हैं, और एवरेज हम अस्यूम करते हैं कि 10 किलोवाट है। अगर 10 किलोवाट है और 3 लाख लोगों ने लगाया हुआ है तो $250 के हिसाब से $75 मिलियन बनते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की है बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर कि पाकिस्तान जो है उसकी कैपेसिटी है कार्बन एमिशंस को बेचने की $400 मिलियन से $1.2 बिलियन। ये रिपोर्ट है और ये बाकायदा IMF की तस्दीक शुदा रिपोर्ट है। तो मैं तो नहीं बेच सकता, लिहाजा ममलिकत अगर चाहे तो ये काम कर ले, इससे पैसा इकट्ठा कर ले, ट्रेडिंग कर ले कार्बन एमिशंस की। मैं तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि छोटे लोग हैं, 10-10 किलोवाट के हैं। बड़े लोग जो हैं इस वक्त जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो तो इस ट्रेडिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिए हैं और वो बेच भी रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने भी, आपकी चाहिए थी गवर्नमेंट जो है कुरैशी साहब, उसने भी जो है वो $40 मिलियन बेचकर कहाँ रखे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बेचे हैं उन्होंने जरूर। तो $30 मिलियन तो बेंगलुरु से भी लिए। राइट। तो अब मेरी तजवीज क्या है सर? मेरी तजवीज ये है कि आप 2015 का कानून जिस तरह से आपने 3 साल बाद चेंज किया था 2018 में,
और 2022 के अंदर जब आपने इस एवरेज प्राइस को एनर्जी प्राइस बनाने की कोशिश की तो नेपरा की हियरिंग हुई और नेपरा ने फिर फैसला दिया लोगों के कहने पर कि ये काम मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त सोलराइजेशन सिर्फ 1% ही है। नेपरा ने अपना फैसला पब्लिक की फेवर में दिया। आज भी वो सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि सीपीपीए के खुद अहदेदार टेस्टिफाई कर चुके हैं कि सोलराइजेशन जो है वो ग्रिड के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही है। तो आप मौजूदा कवानीन में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस ले आए और उसकी बुनियाद के ऊपर पब्लिक हियरिंग कॉल करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर आप जो है वो आम आदमी के लिए एक ईज पैदा करेंगे, और जो चेंजेस करना चाहते हैं, जिसकी एक अच्छी चेंज जो लाए हैं वो 1.5 से 1 करने के लिए, ये डे 1 से कर लेना चाहिए था इनको, वो करना चाहिए था। अगर आप कहते हैं कि जी रेसिडेंशियल सोलर को या एसएमईज को सपोर्ट करना है तो आप ये लाइसेंसिंग जो है खत्म करें, 25 किलोवाट कर दें। नेपरा किस बात के 1000 रुपए ले रहा है? नेपरा का काम है पॉलिसी बनाना। नेपरा का काम नहीं है कि एक छोटी दुकान चलाना और लोगों को लाइसेंसिंग देना। ये काम तो डिस्कोर्स को करना चाहिए और डिजिटली करना चाहिए। आप जो है एक आदमी से 60 कागज साइन करा लेते हैं, उसे मालूम नहीं है कि वो क्या साइन कर रहा है, और आता है आपका इंस्टॉलर और वो भी मजबूर है, फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड होती हैं, हजारों पेपर जाया हो रहे हैं, और नेपरा जो है उसने अपनी दुकान चमकाई हुई है वहां पर 1000 रुपए फी किलोवाट लेने के हिसाब से, और वही चीज अब यहाँ डिस्कोज में होने जा रही है। तो ये सारा सिलसिला लाइसेंसिंग वगैरह का कुरैशी साहब खत्म हो जाना चाहिए। आप एक सिंपल प्रोसेस ले आए इस के अंदर, और आप 1.5 की बात खत्म कर रहे हैं, ठीक है, 1:1 होना चाहिए, लाइसेंसिंग का निजाम खत्म हो जाना चाहिए। आप अख्तियार ले लें हर किसी से कि वो अपने कार्बन एमिशंस डिस्कोस को दे दे और डिस्कोस भेज दें, आपको $75 मिलियन मिल जाएंगे। आपका बजट जो आपको जो खरीदने जा रहे हैं, कोई 5 बिलियन रुपए का आपको फायदा आप तलाश कर रहे हैं, उस 5 बिलियन के एवज आपको इस मार्केट से 21 बिलियन मिलेंगे। यानी आप 4 गुना कार्बन एमिशंस को बेचकर कमा सकते हैं, बजाय इसके कि आप 5 बिलियन रुपए के पीछे लगे रहें और अपना वक्त जाया करें सबका, और ये काम करें। लिहाजा ये पॉलिसी जो है मेरी नजर में फॉल्टी है, और इसको जो है वो बेहतर अंदाज में इसको किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो इशू है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोलर आईपीपी से बात करे, और अगर एक जो मैंने गुजारिश की हुई है एक आर्टिकल के अंदर लिखकर कि मैं खुद अगर कोई सरप्लस यूनिट है तो मैं 25 रुपए 98 पर नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो यूनिट मैं डोनेट कर दूं। आप मुझे अलाउ कर दें कि जी जो है आप डोनेट करें। नए कानून में ये खास तौर से लिखा गया है कि आप जो है वो सिर्फ किसी और को नहीं देंगे, क्योंकि इनको खर्चा हो गया है कि लोग नेबर्स को देंगे, जिस तरह से बांग्लादेश में और इंडिया में हो रहा है। तो वो ये नहीं चाहते कि ये किसी तरह से दिया जाए। भाई मैंने प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश की है कि जिस तरह आपने लैपटॉप स्कीम प्रोजेक्ट की है, इस तरह से आप सोलर यूनिट्स का एक ट्रस्ट बना दें। सैलानी से मैंने बात की और सैलानी के पास एक लिस्ट है बेवाओं की। के इलेक्ट्रिक से बात की, और के इलेक्ट्रिक फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं कहता हूं कि भाई मेरा जो सरप्लस है जाहिर साहब, वो सरप्लस यूनिट आप मेरे ले लें साल के आखिर में मुझसे, वो यूनिट्स आप किसी एनजीओ को दे दें जो डोनेट कर दे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं क्यों अपनी 26 रुपए की रकम जो है, जब मेरे यूनिट की कॉस्ट 48 या 60 रुपए है, तो मैं 25 में आपको क्यों बेचूं? मैं तो किसी बेवा को, किसी मुस्तहिक को दे दूंगा वो यूनिट, आप उससे ले लें, तो ये उनको फायदा होगा। लिहाजा कुरैशी साहब, मेरी ये गुजारिश है कि इस बात को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और जो है ना कंज्यूमर एंड से मैं समझता हूँ कि बड़ा प्रोडक्टिव और बहुत इंफॉर्मेटिव आपने एनालाइज किया उसको। और मैं वेलकम करूंगा मियां जाहिद हुसैन साहब को, जो कि एक बड़े वेल नोन बिजनेस लीडर हैं, पाकिस्तान बिजनेस अलायंस और पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं। और मैं वेलकम करूंगा वकास मूसा साहब को, जो कि लाहौर से तशरीफ लाए हैं और चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। वेलकम वकास साहब, मियां साहब, और ज्वाइनिंग। तो ये कि बहरहाल इस डिस्कशन के इस स्पीच के बाद मैं गुजारिश करूंगा वकास खलीक साहब से, मेरी गुजारिश होगी क्योंकि हम और भी हमारे पास जूम में इस वक्त तकरीबन कोई 90 के करीब लोग मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो है ना वो
शायद उनमें से भी एक दो लोग, दो तीन लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो मेरी आज प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है कि पाकिस्तान में सोलर का फ्यूचर क्या है, नेट मीटरिंग की पॉलिसी, क्योंकि पर्टिकुलरली नेट मीटरिंग से रिलेटेड है। और मैं कोशिश करूंगा कि आम फहम लैंग्वेज के लिए, ताकि सब लोगों को समझ आए, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों का मिक्स एंड मैच रख सकूं मैं। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग अब तक तकरीबन रूफ टॉप्स के ऊपर 6 गीगावाट से ज्यादा इस्तेमाल लगा चुके हुए हैं। और रीजन क्या थी? क्योंकि हमारी यहाँ पे आरओआई बहुत तेज थी, बिजली के बिल महंगे थे, सोलर सिस्टम सस्ता था, और जो कंज्यूमर्स थे वो अब प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले कि हम करंट पॉलिसीज और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें, मेरे पास कुछ चाहूंगा कि आप लोगों को ये पता चल सके कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आलमी सतह के ऊपर हम अगर दुबई की बात करें, दुबई एक शहर है यूएई का, सिर्फ एक छोटा सा शहर है। वहां पर एज ऑफ टुडे 1:1 अलाउड है जी। एक यूनिट के बदले यूनिट आप ले सकते हैं दुबई शम्स प्रोग्राम के तहत। बाय 2050 दुबई का ये प्लान है कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बना सके, और बाय 2030 वो चाहते हैं कि 30 to 40% रिन्यूएबल एनर्जी से बना सकें, जो कि ये शो करवा रहा है कि उनकी बहुत क्लियर पॉलिसीज हैं फ्यूचर को और सोलर को लेके। और 5,000 मेगावाट का तो वो सिर्फ एक छोटा सा एक सिंगल साइट सोलर सिस्टम एक इंस्टॉल भी कर चुके हैं अपने पास, जो कि एक सोलर पार्क है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहां पे 2 मेगावाट तक की नेट बिलिंग अलाउड है। प्लस अगर आप एक्सेस जनरेशन करते हैं, आपको कैश कंपनसेशन भी मिलती हैं। बाय 2030 सऊदी अरेबिया का प्लान है कि वो 50% एनर्जी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना चाह रहे हैं, और लॉन्गर रन में 130 गीगावाट उनकी रूफटॉप इंस्टॉलेशंस का प्लान है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो नीदरलैंड का है। मैं चाहूंगा कि नीदरलैंड की जो मैं बात करने लगा हूं, ये हम किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक भिजवाएं। हॉलैंड, नीदरलैंड को हम आम तौर पे हॉलैंड भी बोलते होते हैं। नीदरलैंड में 2027 में नेट मीटरिंग बंद होने वाली है। वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करने लगे हैं, लेकिन नीदरलैंड के लोगों को ये बात 2024 के स्टार्ट में पता चल गई थी। ये एग्जांपल है तरक्की याफ्ता ममालिक की, जहां पर वो लोग जो उनकी पॉलिसीज आनी है वो 2 साल पहले बता देते हैं, सो दैट के जो होम यूजर्स हैं वो अपने सिस्टम्स को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉडिफाई कर सकें, और जिन लोगों के पास अपना स्टॉक पड़ा हुआ है वो स्टॉक अपना, फॉर एग्जांपल अगर उन 2027 में वो नेट मीटरिंग को एंड कर रहे हैं या फेज आउट कर रहे हैं या उसको श्रिंक कर रहे हैं, तो अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को चेंज कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ पे होता यह है कि एक रात को एक उठता है कोई बंदा, प्लान करता है, अगले दिन उसको इंप्लीमेंट कर देता है, और इवेंचुअली पूरी की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है, जैसे कि आजकल हो रही है। तो नीदरलैंड की एग्जांपल को हमें किसी भी तरीके से अपने हाई अप्स को बताना चाहिए। भारत में हमारे सिर्फ, जहां मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूं, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर इंडिया आता है। वहां पर 1 मेगावाट तक की नेट मीटरिंग अलाउड है। 11 गीगावाट ऑलरेडी रूफटॉप्स के ऊपर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। कंसिस्टेंट पॉलिसी है। और वहां पे इस वक्त अडानी और अंबानी दोनों बिलियनियर्स हैं, दोनों ने पार्टनरशिप करके 9 लाख एकड़ की जगह को एक्वायर किया है। ये 9 लाख एकड़ की जगह तकरीबन सिंगापुर जितने एक एरिया के ऊपर बनती है, मतलब एक पूरे मुल्क जितनी जगह उन्होंने अपने डेजर्ट के अंदर एक्वायर की है। और वहां पर वो गीगावाट्स की सोलर की फैक्ट्रीज भी लगा रहे हैं, गीगावाट साइज की, गीगावाट कैपेसिटी की बैटरी फैक्ट्रीज भी लगा रहे हैं। तो मकसद ये है, कहने का मतलब ये है कि हमारे हमसाया ममालिक में भी बहुत तेजी से सोलराइजेशन हो रही है। और यूएसए के अंदर 5 मिलियन घरों पे सोलर लग चुका है। लेकिन अमेरिका की बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? अनस्टेबल पॉलिसी है, जिसकी वजह से कोलैप्स ऑफ ट्रस्ट आ रहा है। मतलब इस वक्त सरमायाकार जितने भी हैं वो घबराए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि हम अगर आज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, सोलर का स्टॉक मंगवा लेते हैं, तो कल को क्या होना है, कल को क्या पॉलिसी आनी है इवेंचुअली, जिसकी वजह से मार्केट भी एंड हो रही है। और अपना इस वक्त जो रिन्यूएबल एनर्जी की ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त काफी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। इन्वेस्टर का जब ट्रस्ट शेक होता है तो उसकी वजह से इवेंचुअली मार्केट कोलैप्स होती है। मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक किसी तरीके से ये पैगाम जाए कि कम से कम सोलर इंस्टॉलेशंस जिस तरह से ड्रामेटिकली ड्रॉप हो रही हैं, मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, और इसके ऊपर कोई ना कोई अपना कोई फ्रेमवर्क बनाए। मेरी सजेशन ये है, कम से कम 3 से 5 साल का एक रोड मैप को बताया जाए। एज ऑफ टुडे अगर उन्होंने नेट मीटरिंग एंड भी करनी है तो बता दें कि हमने किस तारीख पे एंड करनी है। अगर उन्होंने अपने यूनिट को 26 रुपए का करना है, अपने यूनिट को 11 रुपए का करना है, या जो भी फिगर करना है, वो हमें बता तो दें कि यार इस दिन इस डेट पे करना है, और हमें कम से कम उसके लिए कुछ टाइम दिया जाए। ये खुद भी वो शशोपंज में है और हमें भी शशोपंज के ऊपर डाला हुआ है। हमेशा एडवांस में पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की जाती हैं,
हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हॉलैंड के अंदर उन्होंने एडवांस में, तो सोलर को पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझना चाहिए। सोलर एक इकोनॉमिक शील्ड है, पाकिस्तान की इक्तसादी दफा है। ये $15 बिलियन से ज्यादा का ईंधन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर एलएनजी इंपोर्ट्स भी हैं, फर्नेस ऑयल भी है। अगर हम लोग सोलराइजेशन को प्रमोट करते हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व जो हम बहुत महंगा ज़र मुबादला बाहर भिजवाते हैं वो कट शॉर्ट होगा। हमारे लोगों को 2 से 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है, उसके बाद उनको एक आज़ादी मिलती है। और इवेंचुअली सोलर से बनने वाली जो एनर्जी है उसको हमें एक लोकल प्रोडक्शन कंसिडर करना चाहिए। वो 100% लोकल प्रोडक्शन में आती है। जो फर्नेस ऑयल से आप लोग बिजली बनाते हैं वो इंपोर्टेड बिजली होती है, वो एक किस्म का आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं बिजली को, बना तो यहीं पे रहे होते हैं, जो हमारे पावर हाउसेज हैं वो तो यहीं पे होते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ इंपोर्टेड बिजली होती है। जो बिजली आप लोग कोल से बना रहे हैं वो भी इंपोर्टेड बिजली है। जो बिजली आप एलएनजी से बना रहे हैं या सीएनजी या गैस से बना रहे हैं, हमारी अपनी गैस तो वैसे ही खत्म हो चुकी हुई है, तो वो भी हम बाहर की इंपोर्टेड एलएनजी से बना रहे हैं। तो इस वक्त 3 मेजर सोर्सेज तो जो बिजली बन रही है वो इंपोर्टेड बिजली है। वेयर एज सोलर से बनने वाली बिजली वन टाइम सोलर इंपोर्ट हो जाता है, उसके बाद वो लोकल प्रोडक्शन में कंसिडर होती है। सोलर को प्रमोट करेगी अगर गवर्नमेंट, तो उससे हमारा दरामदी बिल कम होगा, मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी, और इवेंचुअली हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंस होगी हमारे पास। इवेंचुअली हमारे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर जो हैं इस वक्त आलूदगी से भरपूर हैं। और अगर सोलराइजेशन से, सोलर से जो बनने वाली एनर्जी है वो 100% फॉसिल फ्यूल से फ्री होती है। उसमें जो हम स्मोक से, हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है इस वक्त फाइट करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है और बहुत एक्टिव भी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ भी अगर फोकस करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट करेगी, ऑब्वियसली उससे स्मोक से बचने को भी हमें हेल्प मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोलर से बचने जो बिजली बन रही है उससे हमारा गैर मुल्की ज़र मुबादला बचता है, लेकिन जो हमारा $15 बिलियन का फ्यूल बाहर से आता है उसमें एक मेजर कंजम्पशन हमारी गाड़ियों में जाती है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एज ऑफ टुडे हम बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, हर शख्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भाग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों और शमसी तवानाई दोनों की एक आपस में पार्टनरशिप बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की आरओआई बनती ही तब है जब आप उसको सोलर एनर्जी से चार्ज करते हैं। लोग अपने घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। जब वो अपने घर में सोलर से चार्ज करेंगे तो वो गाड़ियां जो पहले पेट्रोल खा रही थी अब वो सिर्फ सोलर खाएंगी, और सोलर फ्री होता है, सोलर जीरो एमिशन होता है। सोलर आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को इस्तेमाल कर रही हैं वो गाड़ियां। गवर्नमेंट को ईवी चार्जिंग स्टेशंस को भी प्रमोट करना चाहिए। अगर दिन के टाइम गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा बिजली मौजूद है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की साइड का उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना नैरेटिव है कि उनके पास दिन के टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो दिन के टाइम सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस में अगर वो बिजली जाएगी, गाड़ियों में वो बिजली जाएगी, तो एक तो वो सस्ती बिजली होगी, प्लस क्लीन बिजली होगी, और वो गाड़ियां जो पेट्रोल खाती थी अब वो सोलर एनर्जी खाएंगी। बस शॉर्ट कर रहा हूं जी, बस कटिंग शॉर्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेरा ये पैगाम होगा कि अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, एनर्जी मिनिस्टर साहब अक्सर टीवी के ऊपर भी बयान ये दे रहे होते हैं कि जो सोलर वाले हैं उनका आरओआई बहुत शॉर्ट है, 1-2 साल है। इस आरओआई को अगर 5 साल भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरा ये कहना होगा कि हुकूमती नुमाइंदों को ये कहना होगा कि आपका काम लोगों की आरओआई को लंबा करना नहीं है, आप लोगों का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना। सोलर वालों को अपना दुश्मन ना समझे, उनको अपना दोस्त बनाएं। वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक किस्म के आपकी आईपीपीज हैं, वो लोग आप लोगों को बगैर किसी कैपेसिटी पेमेंट चार्ज किए, लोड शेडिंग के दौरान भी हम लोग आप लोगों को कुछ नहीं कहते, लोड शेडिंग के दौरान आप हमारी बिजली नहीं ले रहे होते। आईपीपीज तो आपकी लोड शेडिंग के दौरान भी बिजली ले रहे होते हैं, हम तो आपकी हर वक्त आप लोगों को बिजली बना बना के दे रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जो वोल्टेज के मसले मसाइल थे वो फिक्स हो गए। 10 साल पहले लोगों के पास लो वोल्टेज के मसले थे, लेकिन आज हमारे पास वोल्टेज हमारे ग्रिड के पूरे हो चुके हैं, हमारी लोड शेडिंग पूरी होगी। हमारी सोलर वालों की वजह से ही आप आज आईपीपीज के सामने बात कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले आपने घुटने टेके हुए थे आईपीपीज के सामने, लेकिन आज कम से कम हमारे पास एक्सेस एनर्जी है, तो उसकी मेजर रीजन है सोलर। खलीक साहब। कटिंग शॉर्ट जी, थैंक यू वेरी मच जी। खलीक साहब, जी जी मियां जाहिद हुसैन बोल रहा हूँ मैं यहाँ हेड ऑफिस से। जी जी आपकी सर। ये हमने देखी है सारी जो प्रेजेंटेशन है, इसमें आपने बड़ी मेहनत भी की है और वी अप्रिशिएट इट। एक मुझे बात समझ नहीं आई, वो काइंडली जरा अगर एक्सप्लेन करें कि ये जी जो जी सर। सोलर के जितने भी फायदे हैं और जो भी क्लीन एनर्जी हासिल होती है और उसकी वजह से फॉसल फ्यूल सब्स्टिट्यूट होता है, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने जो आईपीपीज लगवाए हुए हैं और उनके हमने एग्रीमेंट हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं कि उनको हमने बिजली यूज करें या ना करें, उनको हमने पेमेंट करनी है।
और वो जो पेमेंट कर रहे हैं अभी तकरीबन 1800 अरब रुपए की हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, जो 18-19 रुपए पर यूनिट होता है। तो अब अगर आप बिजली यूज ना करें, और इसकी मिसाल मैं यूं देता हूं, जरा एक आम सी मिसाल है कि फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी ले ली है लीजिंग के ऊपर बैंक से। अब वो गाड़ी तो हमने गैरेज में खड़ी कर दी है और हम आना जाना हमने करीम से शुरू कर दिया है, और करीम के पैसे हम अलग दे रहे हैं, और जो गाड़ी गैरेज में खड़ी की हुई है उसकी किस्त हम अलग दे रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ यही कुछ हो रहा है कि हमने जो सोलर की शक्ल में करीम हमने हायर कर लिया है और उसके पैसे हम अलग दे रहे हैं, और जो हमने गाड़ी किस्त पे लेके आईपीपीज की शक्ल में गैरेज में खड़ी की हुई है उसकी किस्तें हम अलग दे रहे हैं। तो यही वजह है कि जो भी मेरे ये दोस्त यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, शकील ढींगड़ा साहब, इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने घर पे सोलर लगाया हुआ है और 1 लाख रुपए का बिल जो है वो इनका जीरो हो गया है। तो इन अदर वर्ड, जो 1 लाख रुपए का बिल इनका जीरो हुआ है वो हम पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है। तो बात यह है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो पे करती है टैक्सों की शक्ल में हमसे ही वसूल कर रही है। तो ये जो हमने डुप्लीकेशन कर दी है, तो उसका क्या हल है, ये अगर आप बता दें तो फिर मेरे ख्याल में बहुत आसान हो जाएगी बात। जी सर, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक बहुत पॉइंट है, अपने उसको मैं दोबारा फिर सर रिपीट करना एक चाहूंगा। मिनट, मैं सिर्फ अपने बिल का बताऊं। ये गलत बताया, 1 लाख का बिल, मेरा 2.25 लाख का बिल आता था। मैंने 25 वाट का लगवाया हुआ है अपना सोलर पैनल, और -1,11,000 का इस महीने बिल आया है। -1 लाख। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग सर। मेरे बिल अच्छा सर, देखिए सर, पूरी दुनिया में मैं पूरी इसको दुनिया में मैं गवर्नमेंट्स अब इंसेंटिवाइज करती होती हैं लोगों को। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को देखें, पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन जिस कॉस्ट की होती है उस कॉस्ट के ऊपर वो आगे नहीं बेच रहे होते। कुछ चीजों में अगर किसी चीज में कलेक्टिवली आवाम का फायदा हो रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट को अपने इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि इसमें उसको फायदा है या नुकसान है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक पॉइंट बताया था कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही। अगर हमारे पास इतनी एक्सेस जनरेशन हो रही है तो हम इस एक्सेस जनरेशन को गाड़ियों में क्यों नहीं डाल सक रहे। आप गाड़ियों में एक जो ह्यूज फ्यूल जा रहा है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अगर हम डाल सकते हैं, अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक टैक्सीज को इंसेंटिवाइज करे, उसके ऊपर सब्सिडीज दे, और इलेक्ट्रिक टैक्सियां पूरे पाकिस्तान में अगर फैल जाएं, प्लस बड़े शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं इनको मुतारिफ किया जा सकता है। आप चाइना में जाएं तो वहां पे स्मोक से निपटने के लिए और उन्होंने सोलर को यूटिलाइज करने के लिए अपने पास जो पेट्रोल वाली बाइक्स है वो बैन ही कर दी हुई हैं। वहां पे इस वक्त आप इलेक्ट्रिक बाइक्स को यूज कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर हैं। आप ये जो बिजली बन रही है हम सोलर वालों से बन रही है सस्ती बिजली, आप इंडस्ट्री को क्यों नहीं देते? इंडस्ट्री को दें, इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। वो लोग जो बेचारे रो रहे हैं, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, उनको 40-42 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, उनको आप हमसे 26 का लेके उनको 26 का दे दें। उन लोगों के तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो थोड़ा एक कलेक्टिवली ये काम, ऐसे काम है जहां पे पॉलिसीज और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक लाइन पर लेके इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। जी सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा आप सबको। हम थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमारा आज का जो सेमिनार है ये सोलर के बारे में है या नेट मीटरिंग के बारे में है। क्योंकि जो मेरी नॉलेज के मुताबिक आई हैव बीन टच विद, मैं नेपरा के साथ भी इन टच हूँ, मिनिस्ट्री के साथ भी इन टच हूँ, मैं हर एक से इन टच हूँ। अभी तक सोलर लगाने के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। विकास, आपका कंक्लूडिंग। अच्छा सर, मैं क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट गई थी, मैं मुझे आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सुनाई दिया कि सोलर के बारे में बात नहीं, क्योंकि देखिए सोलर और नेट मीटरिंग दोनों इंटर रिलेटेड हैं। बेसिकली इस वक्त जो हमें ये लग रहा है ना कि जो इस वक्त गवर्नमेंट अपना नैरेटिव देना चाह रही है वो ही देना चाह रही है कि शायद सोलर लगाने वालों की वजह से पूरे ओवरऑल हमारा वापडा का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, या ओवरऑल गवर्नमेंट को नुकसान है। और अक्सर हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या गवर्नमेंट का नैरेटिव जब भी ले रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि शायद हमने सोलर लगाकर कोई बुराई कर लिया या कोई गुनाह कर लिया है। तो मेरा मकसद ये है कि एक तो इस नैरेटिव को चेंज किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए। हम गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं मांग रहे, हम उनसे कोई सब्सिडीज नहीं मांग रहे, जो कि कभी भी हमें मिली भी नहीं है। हमने कोई फेवर्स नहीं ली, सिर्फ यही कहा है कि जो एक्स्ट्रा बिजली है हमारी वो हमसे ले लें। और वो बिजली लेके हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे। सोलर लगा के कोई, सोलर कोई इटसेल्फ एक बिजनेस नहीं है। जो बंदा अपने छत के ऊपर सोलर लगाता है वो उसको लगा के उसकी बचत से अपने घर पे ही लगा रहा होता है, या जो फैक्ट्री पे लगा रहा होता है वो अपनी फैक्ट्री की बहबूद के लिए लगा रहा होता है। तो इट्स नॉट काइंड ऑफ बिजनेस। तो अगर एक ऐसी चीज जिससे कलेक्टिवली ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लोगों का फायदा हो रहा है तो इसमें हुकूमत को प्रमोट करना चाहिए, इसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, नेट मीटरिंग को भी मजीद इंसेंटिवाइज करना चाहिए। हाँ, जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने के तरीके जरूर ढूंढें। कार्बन क्रेडिट्स लें, उसको आप बिजली को बना के अपने पास स्टोर करें, आप कंज्यूम करें, आप एक की जगह 10 AC चलाएं,
सोलर लगाने पे कोई पाबंदी नहीं है, नेट मीटरिंग की लिमिट मौजूद है। जी थैंक यू वेरी मच अवकाश, बहुत शुक्रिया आपका फॉर ज्वाइनिंग। एक्चुअली हमारे जो फैसल अली शाह साहब है एडवाइजर टू पावर डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, तो वो एक्चुअली मूव करना चाह रहे थे किसी मीटिंग के लिए, तो मैं फैजान से कहूंगा कि वो प्लीज ज्वाइन करें और वकास मौजूद रहिएगा, भी बीच में क्वेश्चन आंसर का सेशन भी सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू। Sure, sir. First of all, Naeem sir, thank you for arranging this session. Most of you guys probably know me as well as my stance here. थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहना चाहूंगा, अब जितनी भी बातें यहाँ हुई वो कुछ हद तक दुरुस्त है, बट वो होलिस्टिक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनको क्योंकि कंप्लीट विजिबिलिटी, उनका कसूर भी नहीं है, उनको विजिबिलिटी कंप्लीट है नहीं, तो लिहाजा वो एक वन साइडेड बात कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है, अभी विकास साहब ने भी ये बात की कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। गवर्नमेंट हर चीज कर रही है, बट रियासत जो कि एक माँ की तरह होती है, तो उसने अपने तमाम बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। तो द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट सोलर विदाउट पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ बर्डन ऑन एनी अदर कंज्यूमर। ठीक है, किसी और कंज्यूमर को अगर बर्डन डाल के आप नेट मीटरिंग या कोई और XYZ इनिशिएटिव प्रमोट कर रहे हैं, तो वो किसी भी सूरत अलाउ नहीं होता। अब अगर हम जरा नेट मीटरिंग की बात कर लें, तो आज से अगर हम 2015 में चले जाएं, तो ये जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें मैं कई दफा कह चुका हूं कि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे नेट मीटरिंग के। उस वक्त बहुत ज्यादा लोड शेडिंग थी, उस वक्त सोलराइजेशन उस तरीके से नहीं थी, क्लीन एनर्जी उस तरीके से प्रमोट नहीं हुई थी, और उसके अलावा हमारे और भी सोलराइजेशन उस तरह प्रमोट नहीं थी। अब अगर हम 10 साल बाद आज जहां खड़े हुए हैं, या इवन आज से 1-1.5 साल पहले भी अगर हम बात कर लें, तो क्या हमने जो लोड शेडिंग ओवरकम कर ली है? बिल्कुल हमने ओवरकम कर ली हुई है। क्या हमने सोलराइजेशन या क्लीन एनर्जी अचीव कर ली हुई है? बिल्कुल हमने अचीव कर ली हुई है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अराउंड 55% ऑफ क्लीन एनर्जी, एंड we're targeting around over 90% of clean energy by 2035. तो बहुत सारे जो मकासद हैं वो अचीव हो चुके हैं। अब उस वक्त जो नेट मीटरिंग की जो यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट्स अलाउ की हुई थी, वो इस वजह से थी टू इंसेंटिवाइज सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। और उस वक्त पूरी दुनिया में होता यह है कि आपने बेसिकली फीड इन टैरिफ अलाउ किया होता है। हमने नेट मीटरिंग टैरिफ उस वक्त प्रमोट किया था। फीड इन टैरिफ ये होता है कि आपने जो भी एक्स्ट्रा यूनिट आप अपने ग्रिड में डाल रहे हैं, उसका एक रेट डिटरमिन होता है। और बिलफर्ज अगर मेरा रिटेल टैरिफ 10 रुपए था और मैंने अपना फीड इन टैरिफ 40 रुपए अलाउ कर दिया, तो दैट मीन्स मैं इंसेंटिवाइज कर रहा हूँ कि मैं 3 to 4 टाइम्स ज्यादा सोलराइजेशन को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रेट जो फीड इन टैरिफ है वो मैंने प्रमोट किया हुआ है। तो ये फीड इन टैरिफ को ग्रेजुअली कम करते करते मैं रिटेल टैरिफ के पास ले आता, और फिर रिटेल टैरिफ से ग्रेजुअली मजीद कम करते करते उसको हाफ ले आता या 1/3 टाइम ले आता। पूरी दुनिया ये कर चुकी है। ठीक है, हम अभी भी यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट पे खड़े हैं, और व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू से कि नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होना। अब हमने दूसरी तरफ जो वकास साहब ने एग्जांपल्स दी हैं नीदरलैंड की, UAE की, इंडिया की, वकास साहब ने एग्जांपल्स तो बहुत अच्छी दे दी है, बट वकास साहब ये बताना भूल गए कि उनकी जो एनर्जी डिमांड है और हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो इस वक्त किधर खड़ी है। अब मैं आपको इंडिया की एनर्जी डिमांड, इंडिया है 1695 टेरावाट आवर पे, नेदरलैंड है 111 टेरावाट आवर पे, UAE 183 है। ये दोनों मुल्क जो सेकंड वाले हैं वो हमसे बहुत छोटे मुल्क हैं। ठीक है, और हम इस वक्त सिर्फ 100 टेरावाट आवर पे खड़े हैं, ग्रेजुअली कम है, और हम इसको मजीद बहुत ज्यादा तेजी से प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात, वकास साहब ने जो एग्जांपल्स दी इंडिया की या नेदरलैंड की और UAE की, वो बहुत लार्ज स्केल यूटिलिटी स्केल सोलराइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और बेटर वो नेट मीटरिंग को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे जिस तरीके से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब आप जब ये नेट बिलिंग की स्कीम पे आ जाते हैं, तो नेट बिलिंग की स्कीम इस जो टैरिफ एनोमली है, इस चीज को करेक्ट इस तरीके से कर रही है कि जो आज से 15 साल या 10 साल पहले जो सोलर से यूनिट बनाने की कीमत थी वो कुछ और थी। आज जो यूनिट सोलर से हम पैदा करें वो 3 सेंट्स की है। आपको याद होगा कायदे आजम सोलर ने जब लगा था तब 14 सेंट्स पर यूनिट था, क्योंकि उस वक्त उसकी कीमत ही इतनी थी। आज 3 सेंट्स पर यूनिट है। 3 सेंट्स को अगर आप सोलर से बिजली बना रहे हैं तो वो 10 रुपए पे ट्रांसलेट होती है। तो फिर मैं क्यों यूनिट टू यूनिट या 60 रुपए उसको दूर, जबकि वो बिजली 10 रुपए के हिसाब से बना रहा है। तो इस चीज को जब इस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए इस एनोमली को दूर करेंगे, तो फिर ये जो अभी नेट बिलिंग की स्कीम है वो बिल्कुल उसके एन मुताबिक है। सो मच सो कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनका भी अगर जो बिलिंग, अगर आप सोलर की कीमत देखें अगर बनाने की, तो वो भी मोर और लेस 10 रुपए के आसपास ही पड़ती है, क्योंकि मोस्टली जो सोलर लगा वो गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर लगा, तो कीमत तो वही थी। तो अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं फिर भी आपको 60 रुपए का यूनिट दूं, तो दैट इज अ ह्यूज एनोमली जो कि दूर होना चाहिए।
अब ये कह देना कि जी गवर्नमेंट सोलर के अगेंस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट इज स्टिल प्रमोटिंग सोलर, दे आर नॉट डिस्करेजिंग सोलर, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रैशनलाइज, they're just trying to rationalize the financial जो anomaly है उस चीज को rationalize करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो और अदर कमर्शियल इश्यूज हैं, वो बेतहाशा है, वो हम किसी और टाइम के लिए रख लेंगे। सो द टाइम इज लेस, सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। चलिए सर, फैजान, अगर आपके पास टाइम हो जरा 5-10 मिनट और दीजिएगा, क्योंकि आपने जाना भी था मीटिंग में। तो हमारे एक और एनालिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं जो सोलर के, फैसल अली साहब, वो 1-2-3 मिनट आपसे लेंगे और सवाल कुछ आपसे करना चाहेंगे। जी फैजान साहब, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप क्रेस्ट एनर्जी को 48 रुपीज किलोवाट आवर दे रहे हैं, इट्स सोलर आईपीपी। आप इंपोर्टेड कोल पे 61 रुपीज 43 पैसा पर यूनिट जनरेट कर रहे हैं। हम तो सिंपली कह रहे हैं इनकी सब्स्टिट्यूशन करें। अगर आप क्रेस्ट एनर्जी को 48 रुपीज दे सकते हैं और इंपोर्टेड कोल पे 61 रुपीज दे सकते हैं, तो 25 रुपए से क्यों इतनी मुश्किलात आ रही है। दूसरी चीज मैंने ये कहनी थी, ये जो 6 से 7 गीगावाट सोलर इंस्टॉलेशंस की बात हो रही है, इसमें द मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टॉलेशंस आर इंडस्ट्रियल, और आप जानते हैं इंडस्ट्री में आप 100% सोलर पे नहीं जा सकते, मैक्सिमम आप जाते हैं 40% तक, which effectively means there is no export to the grid from industry. दूसरा, IPPs का जो एवरेज रेट आ रहा है वो 26-27 रुपए आ रहा है। इफ आई एग्रीगेट ऑल द IPPs, उनको भी दे रहे हैं। अब जो रूफटॉप सोलर है वो 6 गीगावाट नहीं है। आई वुड से आउट ऑफ द 6 गीगावाट्स it is only about 5% of that, which I would say is around 300 to 400 megawatts. 300 to 400 megawatts का मतलब है उससे आप सरप्लस एनर्जी कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 20% कर रहे होंगे, तो वो तो कुछ भी नहीं बनता। सो आई डोंट अंडरस्टैंड इस पॉलिसी चेंज का टारगेटिंग ओनली द रूफटॉप नेट मीटरिंग यूजर, इसका मकसद क्या है। ना इंडस्ट्रियल सोलर इफेक्ट हो रहा है, ना आपके आईपीपीज हो रहे हैं, सिर्फ वो हो रहे हैं, और वो हार्डली 5% है। और मैंने आपको बता दिया इट्स नॉट मोर देन 400 मेगावाट्स, और 400 मेगावाट्स का भी आप अगर एक्सपोर्ट उसका देखें 20% एक्सपोर्ट होती होगी, बाकी सेल्फ कंजम्पशन होती है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ टारगेटिंग नेट मीटरिंग यूजर्स। दूसरा, अब मैंने एक कैलकुलेशन की हुई है, आप अगर कोई 14-15 रुपए से कम टैरिफ करेंगे ना, एवरीवन विल स्विच टू बैटरीज। अब एक बैटरी का है 2000 रुपए एम्प आवर की बैटरी आ रही है, बहुत गिर गई है बैटरी की प्राइसेस। सो इफ यू थिंक कैपेसिटी चार्जेस इज द इशू, ये कैपेसिटी चार्जेस आपके बढ़ेंगे क्योंकि कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। वो जितनी सोलर वाले हैं वो बैटरी की तरफ जाएंगे, तो जब बैटरी की तरफ जाएंगे तो आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी चार्जेस तो और बढ़ जाएंगे। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक, और इसका कोई किसी को हिसाब किताब करना चाहिए। वी डोंट हैव दैट डेटा कि इंडस्ट्रियल यूजर्स कितने हैं ये 6 गीगावाट में, आईपीपीज कितने हैं, और ये रूफटॉप वाले कितने। एंड आई कैन टेल यू दे विल नॉट बी मोर देन अबाउट 300 to 400 मेगावाट्स। सो ये इश्यूज हैं। सो इसका कुछ मकसद समझ नहीं आया। इट इज, यू आर नॉट गोइंग टू बी financially better off by doing this. In fact, it might be worse because people will start switching to batteries. अब वो अलग बात है कि आप सोलर को भी इंपोर्ट बंद कर दें या ड्यूटीज बढ़ा दें, जैसे आपने लास्ट बजट में की है, 10% लगा दी। अब आप इन्वर्टर्स पे भी लगा देंगे, वो अलग बात है, और बैटरीज पे लगा देंगे, वो अलग बात है। बट देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गोज अप एंड इट इफेक्ट्स द इंटायर इंडस्ट्री। तो ये चीज सोचने वाली है, and somebody needs to do the economics. इसका फायदा क्या है। दूसरा, मैं आंसर कर दूं सर आपको, अगर आपका सवाल कंप्लीट हो जाए। जी एक तो मुझे आप दोबारा सर अपना नाम और तारुफ करवा दीजिएगा। फैसल अली। सैयद फैसल अली। नहीं, कहाँ से है सैयद फैसल साहब? जी मैं आई वर्क फॉर अ कंपनी
but Okay. it's just public interest. आपके कुछ क्वेश्चंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और जी? कुछ क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस आपके कमर्शियल से रिलेटेड है. मैं आई ट्राई टू आंसर वन बाय वन ऑन बोथ एस्पेक्ट्स. सबसे पहले तो आपने क्रेस्ट एनर्जी का कहा 48 रुपीज पर यूनिट है. ये मेरा अपने हाथ का लगाया हुआ है. आई लेट दीज आईपीपीज इन 2025. उस वक्त जब ये क्रेस्ट एनर्जी लगा था, अपोलो, वेस्ट ग्रीन एंड क्रेस्ट 300 मेगावाट के सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स लगे थे. एक 100 मेगावाट का जो पावर प्लांट था उसकी कीमत होती थी $160 मिलियन. आज 100 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट लगता है उसकी कीमत है तकरीबन 0.3 मिलियन में आते हैं, 30 मिलियन के आसपास आते हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको मेगावाट में करें तो 1.6 मिलियन पर डॉलर है पर मेगावाट, और आज 0.3 है. तो अब जिस इन्वेस्टर ने $160 मिलियन के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ पाकिस्तान में, और उसने 10 इयर्स की उसने अपनी कैपिटल कॉस्ट रिकवर करनी है, तो उसका तो जो आपके डॉलर रेट के हिसाब से उसको जो रिटर्न मिल रहा है तो वो तो 48 रुपीज. अगर आपका डॉलर रेट उस जमाने में 100 रुपए का डॉलर था, अगर 100 रुपए का रहेगा तो 100 रुपए के हिसाब से मिलेगा. वो तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से. तो ये बिल्कुल ये कह देना कि उसको मैं 48 रुपीज के हिसाब से दे रहा हूँ, मुझे भी 48 रुपीज के, दिस इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड. और अनफॉर्चुनेटली I have to say कि वो it lacks understanding how the IPP works and how distributed energy solar works. So this is, let's make it very clear. जहां तक आपका बात, जो नेक्स्ट बात थी कि जी हम इम्पोर्टेड कोल पे बात कर रहे हैं, तो लेट मी ट्राई टू से इम्पोर्टेड कोल अब इस वक्त काफी रिड्यूस हो गया हुआ है, और लोकल कोल जो थर पावर प्लांट की जो है, और अगर आप वो मेरिट ऑर्डर में देखेंगे जो थर से कोल से बिजली बन रही है उसकी प्राइस इज वेरी लो. इट इज वेरी हाई इन द आप कह लें हाई इन द मेरिट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो वन ऑफ द लोएस्ट है. सेकेंडली, जामशोरा के जो पावर प्लांट था उस पर हम कोल कन्वर्जन की भी स्टडी मिनिस्ट्री करवा रही है टू कन्वर्ट इट इनटू लोकल थर कोल बेस्ड, और तब आप देखेंगे कि उसकी भी मेरिट ऑर्डर के जो उसकी जो प्राइस हो जाएगी पर यूनिट वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी. तीसरी बात, आपने आईपीपीज से बात की कि आईपीपीज को डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के साथ कंपेयर करना इज टोटली अनजस्टिफाइड. हैविंग सेड दैट, the government also negotiated with IPPs. ठीक है, गवर्नमेंट negotiated with IPPs and 3,400 अरब रुपए की पोटेंशियल बचत, ठीक है, by retiring some of the IPPs and negotiating with some of the IPPs. तो 3,400 अरब रुपए गवर्नमेंट ने रिड्यूस की है. चौथी बात आपकी जो थी, जो कि टेक्निकली अनजस्टिफाइड है, जिसमें आपने कहा कि 8 गीगावाट नहीं 400 मेगावाट लगा हुआ है. देखिए, एनर्जी डिमांड इज समथिंग एल्स एंड पावर डिमांड इज समथिंग एल्स. जब आप 8,000 मेगावाट को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी एनर्जी जो एज पर एक्चुअल बनेगी वो वही बनेगी. बट पीक डिमांड जो है वो 8,000 या 7,000 मेगावाट तक ही जाती है. एंड दैट ओवरऑल रिड्यूसेस, पुट्स बर्डन और स्ट्रेसेस योर सिस्टम. हाउ इट स्ट्रेसेस योर सिस्टम? बिकॉज यू हैव टू देन प्लान एज पर द ग्रिड कोड. द ग्रिड कोड मेंशंस कि आपका लॉस ऑफ, अभी थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी. आई कैन गो ऑन एंड ऑन इन ऑल दीस टेक्निकल डिस्कशंस टू प्रूव यू कि भाई इसमें कैसे आपकी एनोमली आ रही है. तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं, तो जिसमें आप ये कह रहे थे कि everyone will switch to batteries, right? So the issue at the moment is that all the net metering consumers are using the grid as a battery, right? So you're saying that we don't want to install a battery, but we want to use the grid as a battery. And by using the grid as a battery, you should not charge us anything, but we do not want to put our own batteries, right? We want, but अब इसमें क्या difference है ये मुझे बता दें कि आप मेरा grid use करें as a battery, while you're not paying a single thing to us, right? And you're reducing your bill to zero. लेकिन जब हम आपको ये कहते हैं कि आप अपनी बैटरी खुद लगा ले, तब आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं लगानी बैटरी क्योंकि मैंने खर्चा नहीं करना. सो देयर इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन कि भाई इसमें होना क्या चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. सो अगर इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, so then we have various international examples. We can go towards Australia, we can go towards California, we can go to Texas, we can go to different markets. German, ठीक है, German market. Everybody is doing all this, whatever we are doing. We're not doing something different, right? And another thing, net metering consumers are only handful of consumers, like 4 लाख consumers है सिर्फ, right? बाकी अगर आप सिंगल फेज कंज्यूमर जो 90% है, एक्चुअली तो वो लगा रहे हैं, और वो विदाउट एनी नेट मीटर अपनी बैटरीज भी लगा रहे हैं, ऑफ ग्रिड भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी दे रही है. आज से 3 साल पहले 9 मिलियन कंज्यूमर 200 प्रोटेक्टेड कैटेगरी में था. आज एज वी स्पीक 21 मिलियन कंज्यूमर 200 वाली यूनिट प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए. तो ऐसा क्या हुआ 2-3 सालों में कि 11 मिलियन कंज्यूमर 200 से कम यूनिट्स पे चला गया और उनको कोई तकलीफ भी नहीं है बैटरी लगाने में. We should ask ourselves, if they are not putting any burden on anybody else, why this 4 लाख consumers को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मैं किसी और पे
मतलब बर्डन अगर हूँ, मैं अपनी बैटरी नहीं लगाना चाहता, आई वांट टू यूज ग्रिड एज अ बैटरी, नेट मीटर वालों को तो कोई सॉरी जो सिंगल फेज कंज्यूमर्स है उनको तो ऐसा कोई इशू नहीं है. सो वी नीड टू थिंक होलिस्टिकली एंड वी नीड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या एस्पेक्ट, वो किस तरीके से होलिस्टिकली सोच रही है. आप जहां तक वकास साहब ने कहा कि लोड आपका कम होता है तो लोड है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कैप्टिव लेवी लगा के आपने 800 मेगावाट के लोड इंक्रीज कर दिया है दिसंबर में 11%. ईयर ऑन ईयर आपकी डिमांड बढ़ी हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिसंबर. सो दिस ऑल इज गिविंग बेनिफिट, राइट? ऑल इज गिविंग it's trying to make the system overall sustainable. जी, over to you, sir. थैंक यू फैजान, बहुत सर मैं पूछना चाहूंगा, 1 मिनट लेना चाहूंगा सर. जी जी. सर मैं थोड़ा सा बताता चलूं, आपने बोला कि नीदरलैंड्स और यूएई बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो वहां पर बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बिजली इतनी सस्ती है कि उनको ऐसा जरूरत ही नहीं अपने रूफटॉप्स के ऊपर सोलर लगाने की. इसी वजह से गवर्नमेंट्स अपने स्केल के ऊपर बात करी. तो नीदरलैंड की एग्जांपल को मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा. आपने नीदरलैंड की एग्जांपल को थोड़ा क्रिटिसाइज किया है. बेसिकली नीदरलैंड्स ने वहां पे नेट मीटरिंग बंद होने वाली है 2027 में, लेकिन पॉइंट इज दैट कि उनके लोगों को 2024 में पता था कि उनकी नेट मीटरिंग बंद होने वाली है. एज ऑफ टुडे आज हमें आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव उम्मीद नहीं है कि आप लोग शायद हमें को फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम हमें बता दें कि कब करना है ये सब कुछ. आपने हमें रोजाना शशो पंच के में ना रखें. हमारे सोलर के यूजर्स भी कंफ्यूज हैं, जिसने सोलर लगाना है वो भी नहीं लगा रहा, जिन्होंने लगाया वो भी परेशान है, हम एज ए बिजनेसमैन भी परेशान है. अगर आपने कुछ करना है कम से कम 1 साल 1.5 साल 2 साल का रोड मैप बना के प्लान करके बताएं, ठीक है? हमें आपसे सब्सिडीज नहीं चाहिए जो कि आपने जिंदगी में कभी भी नहीं दी. हमें आपसे लोन्स भी नहीं चाहिए जो कि जिंदगी में कभी भी नहीं दिए. और आपने कहा कि बैटरीज लोग लगा लेना चाहिए, लोगों को बैटरीज अपने पैसों से क्यों नहीं लगाते, तो मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका के अंदर अगर आप टेस्ला की एक बैटरी लगाते हैं तो पाकिस्तान से 4 टाइम्स महंगी लगती है, लेकिन वहां पे हमसे ज्यादा लोग बैटरीज लगाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उनको बैटरीज मिलती हैं. हम लोग अपने जेवर बेच के कर्जे लेके लोगों से उधार पकड़ के अपने पेट को काट के बैटरीज लगा रहे हैं. तो इस चीज को जरूर देखें कि हमें सपोर्ट है गवर्नमेंट से चाहिए. अगर आप हमें बैटरीज की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज कर दें. लास्टली शॉर्टली बात कि ग्रिड के ऊपर आप लोगों को भी वर्किंग करनी चाहिए. आजकल ईएसएस सिस्टम्स आ चुके हैं, बड़े साइज के स्टोरेज सिस्टम्स. आप लोग अपने ग्रिड्स को क्यों नहीं एनहांस करते हैं? आप लोग अपने ग्रिड्स के ऊपर क्यों नहीं वर्किंग करते? वो बेचारे लोग जिन्होंने अपने पैसे बचा बचा के सोलर लगाया, उनकी नेट मीटरिंग को टाइट करने की बजाय आप लोग तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर एक पूरी आइलैंड्स बैटरीज के ऊपर चल रही हैं. पूरे ग्रिड्स जो हैं वो बैटरीज के ऊपर चल रहे हैं. तो आप दिन के टाइम एक्सेसिव एनर्जी बनने वाली जो एनर्जी है वो बड़े साइज के मेगावाट्स की साइज के जो ईएसएस हैं उनसे क्यों नहीं बना रहे? सिर्फ यहाँ पे जहां पे मैं लाहौर में बैठा हूं और आप भी मेरे ख्याल लाहौर में बैठे होंगे, यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर चले जाएं, सेम रंग के लोग, सेम साइज के लोग, सेम लोग इंडिया के लोग हैं, वहां पर गीगावाट्स की बैटरी साइज की बैटरी फैक्ट्रीज लग रही हैं और वो अपने ग्रिड के साथ उनको अटैच कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट को अपना पार्ट जरूर प्ले करना चाहिए बजाय कि नेट मीटरिंग वालों को अपना दुश्मन समझें. Just 2 minutes. Vakasab, I think you forgot India's demand is 1694 terawatt hours. Pakistan's demand is ये तो एक्चुअली विकास के पॉइंट की तरफ जा रहा है. ये जो पॉइंट आप बार बार कह रहे हैं ये तो विकास के पॉइंट की तरफ जा रहा है. देखिए इस वक्त आप लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी बेसिकली सिर्फ एक मकसद के लिए बनी हुई है. आप कह रहे हैं कि रियासत सबकी माँ है, तो रियासत जो है एक फेवरेबल बच्चे के साथ क्यों फेवरेबल ट्रीटमेंट कर रही है? रियासत का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह आईपीपीस के कैपेसिटी चार्जेस देता रहूं मैं या देती रहूं. अगर आप माँ कहते हैं उसको फीमेल कर लेते हैं कि वो जी बस मैं एक फेवरेट जो मेरा बच्चा है उसको मैं जो क्या कहते हैं उसको कमाऊ पूत, बल्कि ये तो कमाऊ पूत भी नहीं है, तो मैं खा रहे हैं सिर्फ आईपीपीस. उनको बचाने के चक्कर में बाकी सारी पॉलिसीज. अब देखें ना ये जो नेदरलैंड्स वाला एग्जाम्पल है, पाकिस्तान का पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 600 यूनिट्स पर पर्सन पर ईयर, ठीक है? यूएई का है 10,000 यूनिट्स पर पर्सन पर ईयर. तो इधर से जो सोलर से बिजली आ रही है, सर आप कराची से 30 मिनट बाहर चले जाएं, आप लाहौर से 30 मिनट बाहर चले जाएं, वहां बहुत सारे एरियाज है जहां पे अभी भी लोड शेडिंग बहुत होती है, सर्दियों में भी लाइट जा रही है. तो हमारे पास तो पावर देने के लिए नहीं है. या मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वो पावर अगर हम वहां देंगे ना, वहां से हम बिल नहीं कलेक्ट कर सकते. तो आप बिल ना कलेक्ट करने के चक्कर में जो है वो जो सोलर का सारिफ है जो कि बेचारा अपनी इन्वेस्टमेंट से पिछले 5 साल में सोलर के सारिफीन ने 40 गीगावाट जो पाकिस्तान में लगाया है, उसको आप अगर फाइनेंशियली क्वांटिफाई करें तो ये $2 बिलियन, 400 अरब रुपए, मैं इसको $2 बिलियन ले रहा हूं वेटेड एवरेज लेके एक्सचेंज रेट का. आज के एक्सचेंज रेट पे लेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा हो जाएगा. $2 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट की है, कोई लोन नहीं लिया है, कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं है, अपनी मदद आपके तहत फाइनेंसिंग की गई है. इधर हम आईएमएफ के पीछे आजकल कितना $1.3 बिलियन पे 11 पॉइंट्स की लिस्ट आ गई है कि भाई ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो. तो वो आईपीपीस को बचाने के चक्कर में
और अपने आप को सीधा नहीं करना, बस एक जिद ली हुई है कि हमने अपने आप को सीधा नहीं करना। सर कराची के बाहर निकले, लाहौर से बाहर निकले, मुल्तान से बाहर निकले, इस्लामाबाद में अपनी एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर निकले, उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दें जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये आप 25 रुपए में खरीदें, 24 रुपए में खरीदें, 30 रुपए में खरीदें, ये आगे बेचें, वहां से जाकर रिकवरीज करें। इंडस्ट्री को दिन के टाइम पे, अभी आप लोग कहते हैं कि दिन के टाइम पे जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम है। मैं आपसे ये वाली पॉलिसी पे फैजान साहब आपसे बात कर रहा हूं, मैं 3 या 4 दफा जो है ना आपसे डिस्कस कर चुके हैं हम कि आप लोग दिन के टाइम पे टैरिफ कम कर दें, दिन के टाइम पे टैरिफ कम कर दें। बड़ी सीधी सी बात है, अगर दिन के टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम है तो दिन के टाइम पे टैरिफ को 15 रुपए से कम कर दें। वही वाला जो सोलर की तरफ से आ रहा है आपको 25 रुपए में, या बाकी सोर्सेज से आप कह रहे हैं 9 या 10 रुपए में आ रहा है, तो आपकी वेटेड एवरेज को 20 के करीब हो जाएगी, 18 के करीब हो जाएगी। तो क्यों आप 42 रुपए का यूनिट ऑफ पीक पे बेच रहे हैं दिन के टाइम पे? उसको आप कम करें, उसको कम करके 25 पे लेके आए, आप देखेंगे कैसे डिमांड जनरेट होती है। इस वक्त हम 600 किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर, नेदरलैंड्स यूएई 10,000, नेदरलैंड्स 6,500, ग्लोबल एवरेज 3,000, सर इंडिया 900, सॉरी बांग्लादेश 900, इंडिया 1000, और ये मेरे स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के स्टेटिस्टिक्स हैं। तो हम बस इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो जो हमने चंद 4-5 लाख लोगों ने वो लगा लिया है, या जो कुछ जगहों पे सोलर लग गया है, उसी पे पीक आवर्स को आप चेंज करें। खैर ये मैं अभी अपना जो प्रेजेंटेशन करता हूं तो उसमें ये पॉइंट्स भी डिस्कस करता हूं, बट लेकिन ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल जो वकास खलीक जो बात कर रहे थे उसके फेवर में जाता है कि नेदरलैंड्स में जो है वो कंजम्पशन काफी ज्यादा है, पाकिस्तान में क्यों इतनी कम है, हमें बढ़ानी चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए कि हाउ कैन वी इंक्रीज द साइज ऑफ द केक रेदर देन फाइटिंग फॉर दैट सेम स्लाइस। जी वकास मूसा साहब, वकास खलीक साहब और फैजान साहब, शुक्रिया। चूंकि मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, और उससे पहले मैं साकिब फयाज मकबूल साहब जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर हैं, उनको वेलकम करूंगा कि उन्होंने स्पेशली ज्वाइन किया आज काफ़ी सारी मीटिंग्स और एक्टिविटीज़ के बावजूद। और मैं थोड़ी देर के लिए जहमत दूंगा जाकिर अली साहब को, जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी है इन्वरएक्स, उसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पाकिस्तान में सोलर इंडस्ट्री को। मैं समझता हूँ कि फाउंडर्स में से हैं, उनको प्रमोट करने में, उनको मतलब यहाँ पर लाने में और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर प्रमोट करने में। जाकिर भाई आपसे गुजारिश होगी कि प्लीज़ बात करें। जी डिबेट बड़ी लंबी है, सारी जो है ना वो ओवरऑल कंक्लूजन ले लिया क्या हुआ है? जाकिर साहब क्या हुआ है? क्या हुआ मुस्तफा अवेलेबल है? नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वकास साहब को दे जब आ जाए तो बता दीजिएगा। ओके, इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करता चलूं बिफोर यू टेकिंग। देखें, आपने इंडिया की बात की तो इंडिया का टैरिफ देखें, वहां पे 8 रुपए की बिजली है। अगर आज पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी देखें तो 24 रुपए की बिजली बन रही है। वहां पर 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, 1 लाख रुपया सिर्फ कस्टमर को देना पड़ता है। तो अगर आप दुबई की बात करते हैं तो दुबई को आप कह रहे हैं कि वहां पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो वहां का टैरिफ तो देखें, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती है कि वहां पे लोग अपने घरों की रूफटॉप्स के ऊपर सोलर लगाना ही नहीं चाहते। तो उस पॉइंट को भी देखें कि वहां की गवर्नमेंट्स अपने लोगों को ऑलरेडी बहुत फैसिलिटेट कर रही हैं, सोलर में भी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के मामला में भी। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी हमें फैसिलिटेट करें, ना कि अपना दुश्मन समझें। सर पर मेरे ख्याल में हम लोग तो ये फजूल की बहस कर रहे हैं कि आप नेट मीटरिंग और सोलर की, हमारा असल पॉइंट तो ये होना चाहिए कि बिजली कैसे सस्ती होनी चाहिए। हमारा ये तो आर्गुमेंट ही गलत है ना सारा कि जी हम सोलर के पीछे पड़ रही है गवर्नमेंट। नहीं सर, आज का टॉपिक जो है ना वो यही है। आपका टॉपिक मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, टॉपिक तो हमारा नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, तो फिर हम सोलर पे जिसमें पाबंदी नहीं है, हम उसके कार्बन क्रेडिट्स पे भी कोई पाबंदी नहीं है, हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं? जिस टॉपिक के लिए आपने बुलाया हुआ है हमें आज, वो है नेट मीटरिंग की पॉलिसी। अब नेट मीटरिंग की पॉलिसी क्या है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप लोग नेट मीटरिंग की पॉलिसी पे बात करें ना, उसको आप डिस्प्ले करें यहाँ पे, उसको डिस्कस करें। जब आप उसको डिस्कस करेंगे तो उसको ठीक होना चाहिए, गलत होना चाहिए, उसमें क्या गलत है हम उस पर बात करें। बाकी हम दुनिया बात नहीं सर, सॉरी बात बात कंप्लीट हो। हम दुनिया की हर बात कर रहे हैं सिवाय नेट मीटरिंग की पॉलिसी के इस वक्त। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि नेट मीटरिंग अपने अपने जज्बात को और अपने आर्गुमेंट्स को नेट मीटरिंग की पॉलिसी पे लें और उस पर आप मुझसे डिबेट करें, आप किसी से डिबेट करने की इंशाल्लाह कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी 100% गलत है। इस वक्त एक आदमी, एक गरीब आदमी जो एक 80 गज के फ्लैट में रह रहा है, और वो भी इस वक्त 2.5 रुपए यूनिट जो है वो नेट मीटरिंग वाले 4,000 गज में रहने वाले के घर के बिल के अंदर अदा कर रहा है। आप मुझे ये जस्टिफाई करने दें, मैं आपको कर देता हूं। लेकिन आप इस टॉपिक पे बात करें ना, हम बाकी हर बात को छोड़ दें। आप पहले नेट मीटरिंग की पॉलिसी पे आए, टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे रहें प्लीज। थैंक यू। बात इसी पे होगी इंशाल्लाह।
अच्छा जी, मैं गुजारिश करूंगा इससे पहले कि हम मजीद इस डिस्कशन को जारी रखें, साकिब साहब को चूंकि जाना है एक मीटिंग में, और साकिब फयाज मकबूल साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैं बहुत ही शॉर्ट बात करूंगा। सबसे पहले माजरत, असल में ये एक और मीटिंग की इतना इंपॉर्टेंट, ये इस वक्त जो ये मीटिंग हो रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ये सब्जेक्ट है ये इस मीटिंग का, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक प्राइसेस, जैसे फयान भाई ने बिल्कुल सही बात की कि जब तक जो है वो प्राइसेस कम नहीं होंगी और हम लोग अपनी पॉलिसी ये सही नहीं करेंगे, ये काम नहीं हो सकता। भारत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कुरैशी साहब, और यहाँ पर जो है वो चेयरमैन सोलर एसोसिएशन इधर वकास मूसा साहब भी मौजूद हैं, AGPPI भी हमारे साथ, डॉक्टर मुनव्वर इकबाल और AG नेपरा इम्तियाज बलोच साहब और वकास मूसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बस ये करूंगा कि कोई भी हम पॉलिसी बनाएं, सिर्फ एक अलमिया ये है, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी से फायदा उठा रही है। एक पाकिस्तान बेचारा वाहिद मुल्क है जो अपनी पॉलिसीज की वजह से, बिल्कुल सही बात की वकास मूसा साहब ने, कि सिर्फ एक IPPs को हमें क्योंकि उनको संभाल के रखना है, उसकी वजह से हमने सारी पॉलिसीज इधर से उधर और उसमें बारीक बीनियां और उसके अंदर कुछ हम करते रहेंगे, लेकिन सही नहीं करना अपने आप को। असल बात यह है कि IPPs को उसके जो एग्रीमेंट है वो किसी सूरत भी उसको रिव्यू करना है, रिव्यू करें, जो उनके साथ वो डील करनी है करें, वरना पाकिस्तान की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्री बंद हो रही है और इसके लिए जो है, मैं ये जो भी मेरे साथ इस वक्त AG नेपरा भी मौजूद हैं और ये तमाम लोग, ये सिर्फ सोच लें कि इस सिस्टम पे नहीं चल सकती पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ये क्लियरली है बिल्कुल, और ये सबके लिए है। दूसरा, आप लोग इसमें ये मजीद, क्योंकि डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो और देर हो जाएगी, जो ये सारे एक्सपर्ट हैं वो बात करेंगे, तो बस इसमें जो है हमें ऑल्टरनेट एनर्जी से फायदा कैसे उठाएं वो वाली पॉलिसी बनाएं, और IPPs के साथ हमें क्या, उनके साथ हमने कोई एग्रीमेंट करना है, कोई उनके साथ एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन बिजली सस्ती चाहिए हमें, एट द एंड हमें सिर्फ ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं यही तो कह रहा हूं, हम तो बोल रहे हैं फेडरेशन ने तो ये शुरू किया, तो ये नॉर्थ एंड के ऊपर हम लोगों ने तो ये आवाज उठाई गई और फिर कुछ कम हुए और कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए, लेकिन अब इसको खत्म करें, अब उसका एक नतीजा बरामद होना चाहिए, वरना तो सोलर इस वक्त पूरी दुनिया में हम इससे फायदा उठा सकते हैं। हमें तो चाहिए कि हर जगह वही सोलर एनर्जी हो, हर जगह विंड एनर्जी हो। वो नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए ना, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब वो जो है सर, हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं जाऊँ, आप इधर ही आना जी। जाकिर साहब आगे, अच्छा चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि फयाज साकिब मकबूल साहब के जमात के बाद, और अब हमारे साथ हैं वकास मूसा साहब, जो पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और हटन सोलर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव और बहुत ज़्यादा वोकल हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान में सोलर की जो ग्रोथ है और जो इसके इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर बात करने के लिए। तो वकास साहब प्लीज़ आप। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। आपने प्रेजेंटेशन लगा दी, इसको स्लाइड शो मोड में ले जाएं। गनी साहब, आपने कमेंट बिल्कुल सही किया था। मैं ये कह रहा था कि बस 5 मिनट रुके, मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं इंशाल्लाह टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि देखें, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, अगर इसको अगली स्लाइड पे ले जाएं, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वैसे तो ट्रेड बॉडी है और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और सोलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस वाले केस में हम एक अपफ्रंट कहना चाहते हैं चीज कि हम ऑपोजिशन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है वो गलत किया है, जाहिर है, बिल्कुल हम ये नहीं समझते। बल्कि इस केस में तो मैं शायद फैजान के पॉइंट से कुछ हद तक एग्री करता हूँ। कहीं कहीं पे वो जब बात इस तरह की आती है ना कि वो एक्चुअली उन्होंने बात कुछ इस तरह की कि रियासत जो है ना वो सबकी माँ होती है। सर, ये 1920s की बातें हैं कि रियासत सबकी माँ होती है। अब जो है ना आजकल के तो जेंजी के बच्चे, मेरी छोटी बेटी 12 साल की, वो बेगम की मेरी बात भी नहीं सुनती, तो वो नहीं। अब आजकल की जो कंपनीज हैं वो भी जेंजी वाली कंपनीज हैं, तो थोड़ा बहुत हमें ये देखना पड़ता है कि, और माशाल्लाह पाकिस्तान की जो रियासत है ना, क्या कहते हैं उसको, अदब के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है डिसीजन मेकिंग का। तो अगर वो हमें कहते हैं ना कि ये पॉलिसी हम लेके आए हैं और इस पर ट्रस्ट करो क्योंकि हम तुम्हारा भला सोच रहे हैं, तो वैसे ही बंदा जो है ना उसे माइंड वो हो जाता है कि यार ये बात सही नहीं है। तो इस वजह से टॉपिक थोड़ा ऑफ हो गया था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, मैं
एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज अ सोलर इंडस्ट्री, हम ये नहीं कहते कि जो करंट पॉलिसी है जो अभी बनी हुई है वो कुरान में लिखी हुई आ गई है और अब उसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम तो खुद फील करते हैं कि हर पॉलिसी का एक टाइम होता है, उसको चेंज करने की जरूरत होती है। आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले हमने पेपर भी पब्लिश किए हैं इस चीज के ऊपर कि इस पॉलिसी को कैसे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिद्दत आ रही है। इस जिद्दत में एक बहुत बड़ी जो चीज है ना वो ये है कि बैटरी आ गई है। तो आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले जो चीज एक तरह से वैलिड थी, अब वो बैटरी के आने की वजह से वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से वैलिड हो रही है, तो उस चीज को भी हमने नजर में रखना है। दूसरा, हमने ये करना है कि इस पॉलिसी को ऐसे नहीं बनाना कि 3 साल बाद हम फिर एक नई पॉलिसी बनाने के लिए बैठे होंगे और अब क्या कर दिया। जिस तरह आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले हम बड़े खुश थे कि हमने कतर के साथ एलएनजी की डील साइन कर ली, आज जो है हम अखबारों में लिख रहे हैं कि हमने कतर के साथ एलएनजी की डील बचा ली, क्योंकि उनको हमने कह दिया कि यार तुम लोग कार्गोज लेके जाओ, और डील हमने अब ये की है कि जो तुम कार्गोज बाहर बेचोगे, शायद आपको मुझसे बेहतर पता होगा इस चीज पर, मेरी समझ में तो ये आया है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, कि हमारा प्रॉफिट है ना, यही हुआ है ना, बस एग्जैक्टली। तो देखिए अब ये जो हमारी वहां ने जो डील की है, फिर से ये इतनी अच्छी कोई है नहीं डील, लेकिन क्या कर सकते हैं अब भाई, अब रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो इसी तरह से वी डोंट वांट कि हम एक दफा फिर ऐसी वो डिसीजन कर रहे हो कि हम डिसीजन इस तरह की करेंगे जिसकी वजह से, अगेन टू बी वेरी क्लियर, पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है एंड आई थिंक बिल्कुल होनी चाहिए। हाउएवर, जिस तरह से पॉलिसी चेंज का प्रपोजल दिया गया है उसमें काफी सारे फ्लॉज हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में टॉपिक जो है ना क्लोज करूं। अगली स्लाइड पे अगर आ जाइए। तो पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि एक्सपोर्ट रेट को सेट किया गया है 11 से 13 रुपए पे, हमने अभी अपर साइड पे लिया है 13 रुपए पे, और जो इंपोर्ट का रेट है ना वो 60 रुपए है। तो अब एक सारिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं ना, तो सारिफ देखें, ये जो एनर्जी परचेज प्राइस, पावर परचेज प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, ये सारी चीजें, ये सब एक आम आदमी के लिए समझ में आने वाली बातें नहीं। आम आदमी को ये समझ में आता है यार मैं बिजली खरीदता हूँ 60 रुपए की और मुझसे बिजली खरीदी जाएगी 12 रुपए की या 13 रुपए की, ठीक है, तो ये रेशियो हो गया 1:5 का। तो एक आम आदमी सोचता है कि यार मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान पे एक चीज लेता हूँ 80 रुपए की, वो 100 रुपए की बेचता हूँ, तो ये एक नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो होता है कि एक चीज 80 रुपए की लेके 100 रुपए की बेची जाए। ये कौन सा बिजनेस है कि जिसमें 20 रुपए की चीज लेके 100 रुपए की बेचते हैं। तो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है, क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिसी है वो फेयर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 1-to-1 होना चाहिए, देखिए 1-to-1 तो बिल्कुल ही आउट है। 1-to-1 एक टाइम पे अच्छा था, बल्कि आप अगर जो एडवांस मुल्क है ना उधर देखें तो पहले वो 1-to-1 से भी ज्यादा होता था। जैसे जर्मनी में, कैलिफोर्निया में, पहले आपको पता है कि सोलर लगाते थे आप, तो जो आपको गवर्नमेंट टैरिफ देती थी वो टैरिफ आपसे जो लेती थी उससे ज्यादा होता था। यानी आप बिजली खरीदेंगे $2 की या 20 सेंट की, तो आप बेचेंगे 30 सेंट की, क्योंकि उस वक्त उसको इनकरेज करना चाहते थे। फिर इसके बाद पैरिटी पे आए और अब तमाम ममालिक में वो पैरिटी से नीचे चले गए। तो पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि 1:1 का रेशियो का टाइम खत्म हो गया है। सोलर की इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है, लेकिन 1:1 नहीं करना। सवाल ये क्या 1:5 करना है? मेरा ख्याल है कि 1:5 अनफेयर है। लेकिन ऑल्सो दी अदर प्रॉब्लम इज कि 1:5 करेंगे तो ग्रिड डिफेक्शन आ जाती है, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि बैटरी रेडी हो गई है। अब हुआ ये है कि आपका जो घर है, अब आपका बिल जो है थोड़े अरसे बाद हम क्या कहेंगे कि यार, क्योंकि जो बिल आपका 2 लाख का आ रहा था और 0 हो गया है, तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए इसमें, सिर्फ आपको ना हो। तो आप कहेंगे चलो थोड़ा रेट मेरा कम कर दो, 1:1 के बजाय ऐसा करो कि मैं सुबह के टाइम पे अगर 100 यूनिट भेजता हूं तो उसके बदले मैं आपसे 50 यूनिट ले लेता हूं, चलो 1:2 का रेशियो कर लेते हैं, तो हम अपनी भी यूज कर लेते हैं, तो सुबह में अपनी भी यूज हो जाती है, जो बेचते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इस रेशियो को 1:5 के बजाय 1:2 या 1:3, 1:1.5 इस तरह कुछ करना है। मसला ये है कि अगर नहीं करेंगे तो सर बैटरी लगा लेंगे। अगर सर ने बैटरी लगा ली तो फिर कस्टमर आपके ग्रिड से बाहर निकल गया। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपके जो डिस्कोज हैं उनका रेवेन्यू बड़ा लॉस होने वाला है। ये जो मैं कह रहा हूं कि हमने पॉलिसी पे सोचना है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या होगा। आपने 1:5 का रेशियो रखा है, आपने 50 रुपए ऑन द टेबल छोड़ दिए हैं। अब वो 50 रुपए बैटरी में आप अगर 1 यूनिट घुमाते हैं तो उसकी एवरेज कॉस्ट 10 रुपए है। तो बहुत सारे कस्टमर वो अफोर्ड कर लेंगे या आहिस्ता आहिस्ता करके कर लेंगे, बैटरीज की प्राइसेस भी नीचे आ रही है, वो ग्रिड छोड़ना शुरू करेंगे। तो आपका होगा ये कि के इलेक्ट्रिक तो खैर ऑलरेडी प्राइवेटाइज है, लेकिन लेस्को, मैपको, गैपको, इनके जो वो एरियाज हैं, जो पॉश एरियाज हैं जहां से बिलिंग बड़ी अच्छी होती है, वहां पे कस्टमर्स ग्रिड से डिफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो ग्रिड से डिफेक्ट होंगे तो जिधर कुछ बिल आ रहा है वो 0 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर अगला सवाल ये कि आपने इन इदारों को प्राइवेटाइज करना है। जब इनको प्राइवेटाइज करेंगे तो इन्वेस्टर आके पूछेगा तुम्हारा रेवेन्यू कहां से आता है, तो आप कहेंगे रेवेन्यू तो एक्चुअली खत्म हो गया, क्योंकि वो तो हमने सबको कहा है कि तुम लोग बैटरी लगा लिया करो और खुद ही अपनी मदद आपके तहत कर लो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन अ नियर फ्यूचर। ठीक है, हमारा कहना यह है पीएसए का कि आप एक एक्सपोर्ट की फ्लोर प्राइस रखें जिसमें 25 से 30 रुपए का यूनिट का रेट रखें, जो कि बाइंग रेट से 1:2 का रेशियो है कि भाई सीधी सी बात है, तुम मुझे सुबह 2 यूनिट दो, उसके बदले शाम को मैं तुम्हें 1 यूनिट दे दूंगा। इससे डिस्को का भी फायदा हो रहा है, डिस्को का भी इंटरेस्ट रहता है गेम के अंदर। 1:1 में डिस्को का इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं कि शायद हम जो है वो बिजनेस लूज कर रहे हैं। तो आप रेशियो को थोड़ा बेहतर करें, मेक श्योर करें कि आपके डिस्कोस का बिजनेस फीजिबल रहता है। इसको अगर हम एक स्लाइड आगे जाते हैं, इसी पॉलिसी में एक स्लाइड और आगे बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, अब एक बार हमें कह रहे हैं कि जी आईपीपीस का रेट जो है ना वो 10 रुपए है, 11 रुपए है, तो हमें जो है वो आईपीपीस से बराबर करना है। अब ये फैजान से जब भी बात करते हैं, जो भी सरकारी जो जिनसे बात करते हैं, वो कहते हैं आईपीपीस का रेट ये है तो इसका रेट ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक मिनट होल्ड ऑन सेकंड, लेट्स मेक एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। जो आईपीपी है
उसको आप अगर 10 से 12 रुपए पे खरीद रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आईपीपी और उनका मॉडल सेम है? मॉडल तो सेम नहीं है। आईपीपी आप लगाते हैं 20 से 25 साल के लिए, आईपीपी को आप यूएस डॉलर इंडेक्सेशन देते हैं, आईपीपी को आप रुपी डिवैल्यूएशन से प्रोटेक्ट करते हैं, आईपीपी को आप सब्सिडाइज लैंड देते हैं, आईपीपी को आप इजी लोन्स एंड फैसिलिटीज देते हैं, आईपीपी को आप फिक्स कैपेसिटी चार्जेस देते हैं। अगर मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है, लाइट चली गई और सोलर की बेनिफिट नहीं दे सका मैं, तो मुझे को उसके बदले कॉम्पेंसेशन थोड़ी मिलती है, वो तो गया सो गया, मेरा तो रिस्क है। लेकिन आईपीपी उस पे भी लेता है, कैपेसिटी चार्जेस अलग लेता है, लेकिन वो जो डीम प्रोडक्शन है सोलर वाले आईपीपी, दूसरे आईपीपी वो लेते हैं कैपेसिटी चार्जेस के अलावा लेते हैं, उनको इनकम टैक्स पे भी एग्जेम्पशन मिलती है, ना सिर्फ कि जीएसटी पे एग्जेम्पशन मिलती है। सॉवरेन गारंटी एक अलग है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस बंदे को 10 रुपए पे मैं यूनिट बेच रहा हूँ क्योंकि इसको मैं 25 साल के लिए दे रहा हूँ, सॉवरेन गारंटी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, काफी सारी फैसिलिटीज मिल रही है। एक दूसरा बंदा है जिसको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगेन मैं ये मानता हूं कि 1:1 का रेशो शायद सही नहीं है, लेकिन उस रेशो को 1:5 पे भी नहीं लेके जा सकते, उसको कुछ बीच की कोई अच्छी राह निकालनी पड़ेगी। और अगेन उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा, क्योंकि लोग डिफेक्ट कर जाएंगे। वंस अगेन सोलर एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो 40 गीगावाट का सोलर लगा है, उसमें से सिर्फ 6 गीगावाट नेट मीटरिंग पे गया है। हमारा तो 60, 70, 80% बिजनेस का कोई नेट मीटरिंग से ताल्लुक नहीं है। हमारी एसोसिएशन को कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं तबाह होंगे, हम नहीं बर्बाद होंगे, हमारा काम चलता रहेगा। हम तो बैटरियां बहुत बेचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना नुकसान करेगी, ये डिस्कोस प्राइवेटाइज नहीं हो सकेंगे, ये डिस्कोस जो है वो लॉस मेकिंग यूनिट्स बन जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक और स्लाइड पे अगर आगे जाए, अगला जो एक पॉइंट है अगर उसको हम पिक करते हैं, कि जब आप सिस्टम साइज को स्ट्रिक्टली 100% ऑफ सैंक्शन लोड पे कर देते हैं, तो आप फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फिर भूल रहे हैं। देखें एक और चीज बड़ी जबरदस्त आ रही है, उसका नाम है ईवी। ठीक है, तो अब आपका सैंक्शन लोड अगर 10 है एक घर का, और आप कह रहे हैं सोलर भी तुम 10 ही लगा सकते हो, 9 है तो 9 लगा सकते हो, थोड़े देर से बाद उस साहिब सरवत जो इन्होंने वर्ड पहले इस्तेमाल किया था, वो साहिब सरवत उन्होंने ईवी भी लेनी है, वो ईवी लेके आ गए। अब उन्होंने ईवी को भी चार्ज करना है, तो अब तो सैंक्शन लोड डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए। तो उसको आपने अभी केटर फॉर नहीं किया, क्योंकि आपको तो चाहिए कि या तो कोई इस तरह का निजाम बनाए कि उस पॉलिसी के अंदर ही ये चीज शामिल हो कि अगर आप ईवी का अपना रजिस्ट्रेशन का पेपर साथ में जमा करा दें तो फिर आपको सैंक्शन लोड बढ़ाने की इजाजत मिल जाएगी। तो ये पॉलिसी मेरे ख्याल अभी बना लेनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम आगे जाके बनाए, उसको बाद में हम सोच रहे हो, या उसको बाद में हम देख रहे हो कि हमने किस तरह से करना है। ये एक सैंक्शन लोड के ऊपर पॉइंट है। फिर अगले अगर हम स्लाइड पे जाएं, तो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म, अब कॉन्ट्रैक्ट का टर्म वो कह रहे हैं कि 7 साल से उसको 5 साल पे रिड्यूस कर दो। साथ में वो कह रहे हैं कि नए पॉलिसी के तहत जो पे बैक है वो 4 से 5 साल हो गया है। तो आप तो बस ये कह रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुम इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करो उतनी करो कि जब तुम्हारा पैसा, जैसे ही तुम्हारे पैसे बनेंगे उसी टाइम पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हें अगली दफा कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि नहीं दूंगा। तो ये भी थोड़ा सा अनफेयर है, यानी इस पॉलिसी में काफी सारी चीजें अनफेयर है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पुरानी जो कनेक्शंस हैं, जो पुराने नेट मीटरिंग कनेक्शंस हैं, उनको भी छेड़ा जा रहा है। ये इनको नहीं करना चाहिए। ये तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि जो अभी आपने लेट्स से कि एक शख्स ने 2025 के जनवरी में अपना सिस्टम ऑन किया, यानी 1 साल हुआ है उसको अभी, उसके साथ आपने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक रेट भी तय हुआ है, एक तरीका भी तय हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छेड़ूंगा इल्ला कि मैं उसका रेट चेंज कर दूंगा। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है ही रेट ना, वो आपने चेंज कर दिया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं छेड़ा। आप तो बेसिकली उसके जो एपेटाइजर्स को नहीं छेड़े, मेन डिश तो आपने उसकी चेंज कर दी। तो उस तरह तो नहीं हो सकता। तो जो पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जो है आपने ग्रैंड फादरिंग करनी है, और ये ग्रैंड फादरिंग का वर्ड मैंने नहीं ईजाद किया, ये हमने नेट मीटरिंग की मुख्तलिफ पॉलिसी से ही सीखा है दुनिया भर में जो आती रही है। तो अगेन दिस इज समथिंग जो कि इस पॉलिसी के अंदर हमें फर्दर इसको करने की जरूरत है कि एटलीस्ट जो प्रीवियस कनेक्शन है उनको आप ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कंटिन्यू कराएं, इसके बाद जो नई पॉलिसी आएगी उसमें चले जाएं बेशक। अगली स्लाइड पे अगर हम चले जाएं, अप्रूवल टाइमलाइंस। अच्छा, ये एक और मजेदार चीज है। देखिए, ये जो पॉलिसी बनाई गई है ना, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मतलब की सारी चीजें कर ली हैं। ठीक है, जो चीजें वो हैं जो कि गवर्नमेंट के मतलब की हैं, कि भाई मुझे बेसिकली गवर्नमेंट का मतलब ये है कि बिल जीरो नहीं होना चाहिए किसी का। वो चाहते हैं कि आपका जीरो बिल ना आए, बस किसी तरह से आप बिल देते रहे, ताकि मैं कैपेसिटी चार्ज के बाद में कुछ ना कुछ देता रहूं। लेकिन जहां पे अपनी बारी आती है, कोई चीजें खुद सेट कर लें। भाई अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो है एवरेज 3 महीने लगते हैं एक नेट मीटरिंग के कनेक्शन को ऑन करवाने में, कहीं 4 भी लग जाते हैं, कहीं 2 भी लग जाते हैं, लेकिन अच्छी खासी ख्वारी वाला काम है। जबकि सीधी सी बात है, ये ऑटोमेट कर लो तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं इसमें 3 दिन में ये काम हो जाता है। देखिए ना, कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स ने 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फिर वो एसेट लगा के घर के ऊपर बैठा हुआ है कि 2 महीने या 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जो जी साहब हैं जो आएंगे, जो एसडीओ साहब हैं, उन्होंने आके पेपर साइन करना है, फिर उसके ऊपर एक दूसरे एक्सचेंज साहब हैं, उन्होंने एक नया पेपर साइन करना है, फिर वो मिराट में जाएगा जहाँ पे एक और पेपर साइन होना है। काम कुछ नहीं होता, वो पेपर ही साइन हो रहे होते हैं, विजिट वगैरह करने कोई नहीं आता। अब टेस्टिंग के ऊपर भी आएंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, इस पे बेसिकली देखिए, अब पेपरलेस एनवायरनमेंट का टाइम आ गया है, तो क्यों ना हम इसी पॉलिसी को इस्तेमाल करें कुछ ऐसी चीजों को भी बेहतर करने में, जो कि आप कस्टमर की तरफ से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक डीम्ड अप्रूवल होना चाहिए कि अगर एक एप्लीकेशन आ गई, अब उसके अंदर 3 दिन का टाइम है, अगर 3 दिन में उस पर नो का जवाब नहीं आया तो शुड बी डीम्ड अप्रूव्ड।
इधर तो मसला ये है कि वो जी एप्लीकेशन आई है, पता चली एसडीओ शादी के लिए गया हुआ है किसी रिश्तेदार की, जब तक एसडीओ साहब वापस नहीं आएंगे तब तक वो सारे कागजात उनके डेस्क पे ही रहेंगे। बट आई थिंक ये एक जनरल कमेंट है, बट दिस इज समथिंग अगेन व्हिच वी वुड लाइक टू से कि ये जो इतने बड़े बड़े डिलेज हैं, और खासकर अब क्योंकि नेपरा की कंकरेंस भी वापस ले आए, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड आल्सो कंसीडर। एक स्लाइड और अगर जाएंगे, अगला जो इशू है कि ये नेपरा को वापस लाने की क्या तुक थी। देखिए नेपरा पहले था हर चीज में, फिर कहा गया कि 25 किलोवाट से ऊपर के जो कनेक्शन है वो सिर्फ नेपरा पे जाएंगे, नीचे वाले नहीं जाएंगे। उसकी बड़ी माकूल वजह थी, सर आप अगर नेपरा के दफ्तर कभी जाए ना, छोटा सा दफ्तर है, 250 मिलियन पाकिस्तानी हैं, और उनको सर्व करने के लिए शायद नेपरा में कोई 250 एम्प्लॉइज होंगे अगर बहुत हो गए तो, ठीक है। उनमें से भी शायद कोई 20-25, और इम्तियाज बलोच साहब माशाल्लाह उनको लीड करते हैं, जो लाइसेंसिंग का काम करते हैं। और जिस रेट पे नेट मीटरिंग के एप्लीकेशन जाते हैं, इट्स एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकल कि आप कहें कि नेपरा ने एक एक लाइसेंस को एक एक लाइन देख के उसको अप्रूव करना है। तो वो जो पहले पॉलिसी आई थी वो बिल्कुल सही थी कि जो 25 किलोवाट से नीचे के केसेस है वो डिस्को के पास ही रहे। डिस्को के पास एक होना चाहिए कि कोई सिस्टम ऐसा कि वो उसके अंदर लॉग इन कर दे और नेपरा को पता चल जाए, क्योंकि नेपरा को तो सिर्फ पता ही करना है ना कि कितना आया है, नेपरा ने एक एक चीज को अप्रूव तो नहीं करना। तो आप ब्यूरोक्रेसी ऐड कर रहे हैं, यानी एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि आप टाइम को कम करें, उल्टा आपने टाइम को फर्दर बढ़ा दिया। फिर 1000 रुपए की फीस लेना चाहते हैं, मैं कहता हूं जरूर लो 1000 की, क्या 2000 की फीस लो, लेकिन फिर सर्विस भी वो वाली दो। देखिए मैं अगर मेंबरशिप लेता हूं ना जिमखाना की या किसी भी क्लब की, या आजकल पैडल बड़ा इन हुआ है तो किसी पैडल कोर्ट की मेंबरशिप लेता हूं, तो मुझे सर कह के बात करता है, मुझे फोन आता है, मुझे उसको पता होता है मेरा कोर्ट कौन सा है जिसको उसने रिजर्व करना है। यहाँ पे मसला ये है कि एक बंदा जो है वो 25 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, 50,000 फीस दे रहा है, ना कोई वेबसाइट है ना कोई फोन लाइन है, पता ही नहीं होता कि एप्लीकेशन कहाँ चली गई है किस तरह से। जो सोलर कंपनी वाले हैं हम बेचारे जो है वो सुनते रहते हैं कस्टमर्स की गालियां, और उनको ही कहते हैं कि यार आप ऐसे करो, नेपरा को फोन कर लो, अब हम और क्या कह सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि आप अगर एक बंदे से 1000 रुपए या 2000 रुपए फी ले रहे हो, जरूर लो, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि वो फी जो है बस चली जाए काले कुएं में, उस फी को इस्तेमाल करो अपनी सर्विस को बेहतर करने के लिए। उस कस्टमर को प्रोटोकॉल दो, भाई जो लाख रुपए वाली फीस दे रहा है उसको तो केक भी भेजना चाहिए कि तुम्हारा जो है वो तुम्हारी वो पैसे हमारे पास ही आ रहे हैं ना। दूसरा, वो जो रिश्वत वाला जो मसला है उसको खत्म करें ना। देखिए अगर एक कस्टमर लाख रुपए दे रहा है, 1.5 लाख रुपए दे रहा है अंडर द टेबल या बिसाइड द टेबल कहते हैं, चले अंडर द टेबल नहीं कहते, तो वो उस चीज को बंद करके उसमें से आप पैसे, सर ये देखें दुबई की एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे पास कोई गेस्ट आता है ना एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए, उसको भेजते हैं, किसी बंदे को भेजते हैं कि यार जरा वो विजिटर आ रहे हैं चाइना से, उनको विजिट करा दो। वापसी में जाते जाते जो है ना वो जो प्रोटोकॉल वाले होते हैं उसको 5000 का एक नोट दिया जाता है। दुबई ने कहा 1 मिनट ये क्या कर रहे हो, ये मरहबा की सर्विस है, तुम्हें अगर फूल के साथ रिसीव करना है तो उसके 100 दिरहम है, लड़की ने जाकर रिसीव करना है अंदर से 200 दिरहम है, और उसकी जीएसटी वाली इनवॉइस भी मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या किया है उन्होंने, एक ऐसी प्रैक्टिस को जो वैसे ही हो रही है उसको उठा के उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया है, जिससे मुल्क का भी फायदा हो रहा है, उस अदारे का भी फायदा हो रहा है, जो यूजर्स है उसका भी फायदा हो रहा है। तो इसी तरह हम सबको पता है कि लाइनमैन के इलेक्ट्रिक में तो एक्चुअली नहीं होता, जो आप लोग कलाशी वाले हैं उधर अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज गुड कि यहाँ पे नहीं होता, लेकिन बाकी जितने भी डिस्कोज हैं वहां पे सिर्फ 75,000 70,000 इस तरह का रेट, पहले ये 25,000 होता था, फिर अब ये बढ़ के, और फिर जितना बड़ा केस होता है उतना बड़ा रेट हुआ है। तो इसको हम क्रैकडाउन करें। रेगुलेशन के अंदर इंश्योरेंस भी लगा दिया, इंश्योरेंस भी लगा दिया गया है। कंज्यूमर जो है उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अच्छा ये मैंने शायद मिस किया है, ठीक है। के सिस्टम के लिए आप एक इंश्योरेंस कवर है, जिस तरह आप वीजा लेने जा रहे हैं बाहर का तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। आप सोलर लगाने जाएंगे तो लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर लें। ठीक है, आई थिंक इसको भी स्टडी करना चाहिए। बेसिकली हमारा मकसद ये होना चाहिए कि पॉलिसीज शुड वर्क इन द फेवर ऑफ एवरीबॉडी। आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, जिंदगी आसान कराएं। मेरे ख्याल ये आखिरी था पॉइंट, इसके अलावा शायद एक और है, एक स्लाइड आगे कीजिएगा, मैं है स्लाइड इसके बाद, ठीक है। तो बस ये मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरह इस पॉलिसी को बेहतर बना सकते हैं। इन समरी आई वांट टू से कि हम ये नहीं कह रहे कि इस पॉलिसी को चेंज नहीं करना, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे। हमारे ख्याल से पॉलिसी में चेंजेस होनी चाहिए, रेट भी चेंजेस होने चाहिए। जितने एक्सट्रीम चेंजेस गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है उतने एक्सट्रीम चेंजेस नहीं होने चाहिए। इन चेंजेस को थोड़ा बेहतर करना चाहिए। अगर इतने एक्सट्रीम चेंजेस करेंगे तो उससे डिस्कोर्स का ही नुकसान होगा। लोग तो अपना हल निकाल ही लेंगे, सर ये पाकिस्तान है इसी तरह से चल रहा है और आगे भी चलता है। सर मेरी आपसे गुजारिश है चेयरमैन सोलर एसोसिएशन कि आप गवर्नमेंट को एक अल्टरनेट प्रपोजल बनाकर दें एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर। 2015 में जो पॉलिसी आई थी उसका कंपैरेटिव एनालिसिस गूगल पर मौजूद है 2.5 सफ़े का, 2018 का। आप यही पॉलिसी उठाएं जो गवर्नमेंट की है इस वक्त, और उसके सामने एक टेबल बना दें कि आपकी नजर में क्या चेंजेस उसमें चाहिए, ना कि ये नया जो दिया गया है उसके अंदर जो एक मीडियम तरीका होना चाहिए, ताकि जो है वो नई किताब ना खुले, इंश्योरेंस के मामलात ना आए, टेस्टिंग के मामलात ना आए, मजीद आप अख्तियारात ना दें। ये जो आप बात कर रहे हैं नेपरा की, मेरे हिसाब से तो लाइसेंसिंग का सिलसिला ही नहीं होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए सारी चीजें। तो आप जो है वो एक टेबल बनाकर दें इनको कि हम चाहते हैं कि ठीक है आपकी बात है, ये इसके अंदर इस तरह से कवर हो रही है, ताकि इसको रिपील करने की जरूरत पेश ना आए। आप जो कानून है वो अपनी जगह पर है, उसके अंदर ही तरामीम करें, ना कि पुराने कानून को आप खत्म कर दें, इससे सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। ये मेरी गुजारिश है कि आप, चूंकि नेपरा इसके बाद हियरिंग करेगी
तो उस हेयरिंग के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए आपको एक अल्टरनेट सजेशन देना चाहिए नेप्रा को टेबल की शक्ल में कि ये है, ताकि जो है उनके पास एक वाया मीडिया हो उसको डिबेट करने का। मोइन साहब, आई थिंक आपकी सजेशन बड़ी अच्छी है, आई विल डेफिनेटली पास इट ऑन टू करेंगे। सॉरी, एक आखिरी चीज बस मैं एक कह दूं कि मोइन साहब ने एक और सजेशन दी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो भी हमें करनी चाहिए, जो चैरिटी वाला आइडिया था। देखिए पाकिस्तान में हम माशाल्लाह बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए कि जो कस्टमर, बेशक उसमें अप्रूव्ड वेंडर्स हों, भाई सैलानी को कर लें, ईदी को कर लें, जो ये अखवत को कर लें, फाउंडेशन को कर लें, ये भी अच्छा आइडिया था। मैं इंशाल्लाह इसको भी कोशिश करूंगा कि हम टीम को डालेंगे। सर मुझे एक मीटिंग में 5:30 बजे ज्वाइन करना था, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को अपना इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, तो जरा ये लगा दीजिएगा प्लीज स्लाइड। जी, सबसे पहले तो ये आपकी, मैं वेरी क्विकली मैं आपको दिखा दूं कि ये आपकी मार्जिनल प्राइस है इस वक्त। यानी इस वक्त आपके अगर इस वक्त 6 बज रहे हैं तो इस वक्त आपकी मार्जिनल प्राइस जो है वो क्या है, वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी बात सर, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। ये आपने जो बात की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट की, तो इस वक्त आपका जो इंपोर्ट का रेट है वो 35 से 38 रुपीज पर यूनिट प्लस टैक्सेस है, और जो हम बेच रहे हैं इस वक्त नेट मीटरिंग का यूनिट, वो 25 रुपए 97 पैसे में बेच रहे हैं, 25 रुपए 98 पैसे में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि जिस वक्त हम नेट मीटरिंग का यूनिट बेच रहे हैं उस वक्त रेट की मार्जिनल प्राइस से 5 से 11 रुपए है। जिस वक्त सूरज निकला हुआ होता है उस वक्त जो एनर्जी पाकिस्तान में आईपीपीज बना रहे हैं उसकी प्राइस 5 से 11 रुपए है, जिसकी जगह जो नेट मीटरिंग वाला बिजली बेच रहा है वो 25 रुपए 97 पैसे में बेच रहा है। तो सबसे बड़ी नॉर्मली तो यहीं पर आ गई कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के हर यूनिट कंज्यूम के ऊपर, वो 250 अरब रुपए का आ रहा है, यानी 2.5 रुपए यूनिट का आ रहा है। यानी रिगार्डलेस आपके पास नेट मीटरिंग है या नहीं है, या आप कोई भी जो आप बिजली का एक यूनिट कंज्यूम करेंगे और आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर नहीं है, तो आप नेट मीटरिंग वाले को बेनिफिट दे रहे हैं 2.5 रुपए यूनिट का, चाहे आप फ्लैट में रह रहे हैं, चाहे आप घर में रह रहे हैं, चाहे आप इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एबनॉर्मलिटी, जो नेट ऑफ की एबनॉर्मलिटी है वो एक तो ये है। और जिस वक्त ग्रिड आपको बिजली वापस दे रहा है उस वक्त ग्रिड की मार्जिनल प्राइस 33। रेहान भाई मैं सॉरी मुझे जरा कंप्लीट कर लेना, फिर आप बोल लीजिएगा। पहली एबनॉर्मलिटी तो ये हो गई कि ये 250 अरब रुपए गवर्नमेंट नहीं दे रही, ये 250 अरब रुपए दूसरे यूजर दे रहे हैं नेट मीटरिंग के बेनिफिट के लिए। नंबर 2 पे आ जाए, दूसरा पॉइंट ये है, एक बंदे के पास, आपके पास सोलर पैनल का, आप सोलर पैनल परचेस करते हैं चाइना से, आपके पास बेतहाशा सोलर पैनल्स पड़े हुए हैं, और मैं आपको आगे बोलूं नहीं यार मुझसे भी सोलर पैनल ले लें, मेरे सोलर पैनल भी मौजूद है और मुझसे मेरी प्राइस पे लें। गवर्नमेंट के पास बिजली पहले ही फालतू है, हम उसको गवर्नमेंट को कह रहे हैं नहीं यार आप हमसे एक तो बिजली ले लो, ऊपर से प्राइस भी हम ही तय करेंगे, आप तय नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये किसी कारोबार वाली बात ही नहीं है ये। तीसरी बात, बैटरी मोस्ट वेलकम, जिसको लगानी है लगा लें, हमने घर में लगाया हुआ है, 25 किलोवाट सोलर नेट मीटरिंग पे चल रहा है, 10 किलोवाट की हमने बैटरी लगाई हुई, और जिस वक्त ये नेट मीटरिंग बंद होगी हम बैटरी लगा लेंगे। सूरज की रोशनी मेरे घर में आ रही है, मुझे सोलर लगाना है, मैं लगा के इसको इस्तेमाल करूंगा, चाहे मैं बैटरी में इस्तेमाल करूं, चाहे मैं उसकी सेविंग के पैसे बना के मैं चेक बना के किसी को भी दे दूं, ईदी को दे दूं या किसी को भी दे दूं, तो मेरा प्रेरोगेटिव है ना, उससे उसका नेट मीटरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात पे आ जाए, जो हमने बात की कि आईपीपी के रेट और कैपेसिटी चार्जेस की जरा सामने गौर से देखिएगा। इसमें आपकी एनर्जी परचेस प्राइस 9.66 रुपीज है, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान में बिजली बन रही है, भले किसी सोलर प्लांट का टैरिफ 42 रुपए है, किसी का 67 रुपए है, किसी का 0 रुपए है, किसी का 1 रुपए है, तो जो एनर्जी की प्राइस है ना इस वक्त वो है 9.66, जो हमारी नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस है। गवर्नमेंट उसको 42 रुपए में बेच रही है, 44 रुपए में बेच रही है, वो गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन एनर्जी प्राइस ये है जी। इसके साथ जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं वो है कैपेसिटी प्राइस, वो है 16.32, यानी जो 25 रुपए 98 पैसे का ब्रेकअप है, जिसमें नेट मीटरिंग का यूनिट बिक रहा है गवर्नमेंट को, ये उसका ब्रेकअप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जितने लोगों ने घर पे नेट मीटरिंग लगाई हुई है सब कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। तो हम आईपीपीस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए ये 2 नंबरी है, हम आईपीपीस को बोलने वो गलत लोग हैं, आईपीपीस वाले चोर हैं, नेट मीटरिंग वाले साहूकार हैं, पेमेंट वो भी कैपेसिटी की ले रहे हैं, ना उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना उनसे पास कोई सॉवरेन गारंटी है, लेकिन ये 16 रुपए 32 पैसे यूनिट के हिसाब से पैसे वो भी ले रहे हैं। तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। आपको अगर एनर्जी प्राइस पे बेचना है आप बेचें, गवर्नमेंट आपसे, जब गवर्नमेंट को 9 रुपए 66 पैसे में बिजली मिल रही है, गवर्नमेंट सबसे 25 रुपए की बिजली खरीद के फिर आगे और महंगी बेचे, ये तो बात ही गलत है बिल्कुल। एक गरीब आदमी का सोचो जो फ्लैट में रहता है, इसके पास रूफटॉप सोलर है ही नहीं, वो आपके पैसे अदा कर रहे हैं जी 2.5 रुपए यूनिट, बिल्कुल ना जैसे इंडस्ट्री आपकी 2.5 रुपए यूनिट आपकी क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है आपको। सर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, जहां तक आ गया सिस्टम साइज फॉर नेट मीटरिंग 1.5 टाइम्स की बात जो है वो है ही गलत। अब उसकी मैं आपको लॉजिक देता हूं। उसकी लॉजिक ये है कि एक इलाके में पीएमटी लगी हुई है 250 किलोवाट की, 10 लोग उस घर में, इलाके में 20 घर हैं, 10 लोगों ने 1.5 टाइम्स का सोलर लगा लिया और वो नेट उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। मैंने अपने घर में मेरा अगर 15 किलोवाट सेंक्शन लोड है तो मैंने 25 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है, मेरी पीएमटी ओवरलोड है, मेरे घर के पीछे मेरा कजन रहता है,
उसको नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसका हक मार लिया, मैंने 1.5 टाइम्स लगा के उसका हक मार लिया हुआ है। अब वो लगा ही नहीं सकता, वो सोलर और बैटरी लगाएगा। ये सबसे बड़ी सोशल इनजस्टिस है। हालांकि उसूलन उसको जितना उसका लोड है उतना ही उससे उसको उतना या उससे 0.8% उसको मिलनी चाहिए लिमिट। तो सर ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ना, ये सारी बातें हम गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फैसला किया। गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम एनर्जी परचेज प्राइस देंगे सबको, और वो बिल्कुल इक्विटेबल बात है और सबके लिए बैलेंस बात है। ये जो बाकी सारी बातें, सोलर की एक एंटी सोलर कोई पॉलिसी नहीं है इसमें। सोलर को जितना इंपोर्ट करना है आप करिए, सोलर वालों का तो माशाल्लाह काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो बैटरियां भी इंपोर्ट करके बेचेंगे और लोग बैटरियां लगाएंगे। तो ग्रिड को देखें, स्टैंड बाय चार्जेस मिलने चाहिए, और किसी का भी बोझ, ये 250 अरब रुपए का बोझ जो दूसरे कंज्यूमर्स पे पड़ रहा है, नेट मीटरिंग वालों का जिनका बिल जीरो आ रहा है, मेरे घर का बिल भी जीरो आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो बोझ है वो कौन उठा रहा है? मैं फैक्ट्री में दे रहा हूं। मैं फैक्ट्री के मेरे 15 लाख यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो 15 लाख यूनिट के ऊपर 2.5 रुपए यूनिट एडिशनल अदा कर रहा हूं। ये एक फ्लैट वाला भी अदा कर रहा है। तो सर ये चीजें नहीं इस तरीके से चलेंगी। हमें होलिस्टिक बात करनी चाहिए और इक्विटेबल बात करनी चाहिए। जो जायज बात है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो अब आ रही है बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत अच्छी पॉलिसी और बहुत पहले करना चाहिए। और आज 6 गीगावाट नहीं 8 गीगावाट सोलर लग चुका हुआ है। गवर्नमेंट के पास बिजली सरप्लस है। हम उस बिजली को, जो कि 9 रुपए 66 पैसे की कॉस्ट है, जिसकी हम वो बिजली कंज्यूम करने के बजाय 25 रुपए वाली बिजली खरीद रहे हैं और दूसरों को बेच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी फैसल साहब आप। मेरा एक कमेंट है जी, ये जो आप 9 रुपए की बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो नेपरा का रेट है एवरेज फॉर ऑल सोलर आईपीपीज वो है 26 रुपीज 73 पैसा। नहीं, आप एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको बता रहा हूँ 25 रुपए 97 पैसे एनर्जी प्लस कैपेसिटी पेमेंट है। एनर्जी प्लस कैपेसिटी, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एनर्जी प्राइस यानी जो फ्यूल की प्राइस है, जिस प्राइस में बिजली बनती है, वो 9 रुपए 66 पैसे। इम्तियाज हुसैन बलूच साहब यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। एक लॉजिक बताएं जी। सोलर की एनर्जी कॉस्ट क्या होती है? सर सोलर की एनर्जी कॉस्ट जीरो होती है। तो फिर सोलर की कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि यू रिलेटिंग सोलर एनर्जी प्राइसिंग? तो सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आप जीरो एनर्जी कॉस्ट वाली चीज को 25 रुपए 97 पैसे में बेचने की बात कर रहे हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप आईपीपी सोलर आईपीपी को 26 रुपीज 73 पैसा दे रहे हैं, ये नेपरा का रेट है। सोलर आईपीपीज ले रहे तो आप भी तो ले रहे सर। सर शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं बात करना चाहूँ। नहीं, आप बात कर रहे हैं, आप डिबेट दूरी छोड़ के जा रहे हैं। सर मैं देखिए आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप आईपीपी को 44 रुपए दे रहे हैं लेकिन उसकी बिजली आपको 9 रुपए में मिल रही है, रेहान साहब आपकी काफी सारी लॉजिक गलत है, लेकिन जायज चीज ये है, आप बैठ के जवाब सुने, मीटिंग है, उनको मैसेज करें कि मैं काफी डिबेट छोड़ के आया हूँ। ये देखिए ना, आपके पीछे तो आपके पॉइंट्स को मैं गलत करूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, ये तो कोई बात ही ना हुई ना, ये तो आप छोड़ के भाग रहे हैं मैदान से। रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। अच्छा चलिए, खैर मैं, क्योंकि अब रेहान साहब ने कुछ पॉइंट्स उठाए, रिकॉर्डिंग आपको भेज रेहान साहब ने कुछ पॉइंट्स उठाए, उस पे असल में कंफ्यूजन बड़ी फैलती है। दो चीजें मैं कहूंगा, बाकी फिर देखी जाएगी। देखिए, एक तो जो है ना, जो ये कहते हैं ना कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीचे जा रही है, और उन्होंने कर्व भी दिखाया था, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सुबह के टाइम पे जो है ना हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। सुबह के टाइम पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। उसकी वजह है कि एक चीज होती है मेरिट ऑर्डर, ठीक है। सुबह के टाइम पे डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम होती है ना, तो वो वाले प्लांट्स चल रहे होते हैं जो कि ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो इसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कम होती है डे टाइम में। और ये इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारा जो पीक टाइम है वो शाम के टाइम पे आता है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सर्दियों में और 7 से लेकर 11 तक गर्मियों में, क्योंकि शाम के टाइम पे मगरिब के बाद लोग घर आते हैं अपनी, क्योंकि पाकिस्तान प्राइमरीली तो एक कोई इतनी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी तो है नहीं, प्राइमरली एग्रीकल्चर सोसाइटी अभी भी हमारा एक बिग चंक है। तो लोग वापस घरों में आते हैं, लाइटें ऑन होती हैं, पंखे ऑन होते हैं, कहीं कहीं पे एसी ऑन होते होंगे। तो इस वजह से रात के टाइम पे क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना, तो रात के टाइम पे वो वाले प्लांट चलना शुरू हो जाते हैं जो कि ज्यादा महंगे होते हैं। दिन के टाइम पे सिर्फ वो वाले प्लांट्स चल रहे होते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं, क्योंकि मेरिट ऑर्डर का तकाजा है ही है। तो वो जो कंपैरिजन करते हैं, रेहान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी जैसे जो गवर्नमेंट के करते हैं, कि वो कहते हैं कि जी दिन के टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट कम है, इस वजह से हमें उस पर रेट कम देना चाहिए। तो वो यानी वो एक डिस्टोर्शन है, या वो एक डिस्ट्रैक्शन है, आप कह सकते हैं। उस कॉस्ट के कम होने में भी एक कंट्रीब्यूशन सोलर का है। देखें, अगर सोलर ना होता, 6 मेगावाट नेट मीटरिंग और बाकी 34 मेगावाट जो कि रेगुलर लगा हुआ है, वो सारा दिन के टाइम पे चल रहा होता है ना, तो दिन के टाइम पे डिमांड गिर रही है। मेरा ख्याल है, देखिए, हम सबको जो है ना एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे डिस्कोर्स की इस वक्त हालत खराब है। ये जो सोलर काफी ज्यादा लग रहा है, उससे डिस्कोर्स को परेशानी है कि उनका बिजनेस जा रहा है। लेकिन जो इसमें सोचने वाली चीज है ना, वो ये है कि
हम जो नंबर मैंने शुरू में कोट किया था ना कि 600 किलोवाट आवर पर्सन पर ईयर, यानी पाकिस्तान में जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी कम है कि हम उस 600 के ऊपर ही लड़ते रहेंगे ना, तो हम आपस में लड़ते रहेंगे और डिस्कोर्स जो है ना हमारे ऊपर करेंगे, हम जो है वो डिस्कोर्स के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे और रिजल्ट ये होगा कि लोग डिफेक्ट हो जाएंगे, अपनी अपनी बैटरियां लगाना शुरू कर देंगे। इसको हमने इस तरह नहीं सोचना, हमने इसको इस तरह सोचना है कि इस 600 को हम 1200 तक कैसे लेके जा सकते हैं, और हमें वल्ला जरूरत है 1200 तक लेके जाने की। सर आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अगर रात के टाइम पे पैदा होते हैं तो क्योंकि वहां लाइट नहीं होती, इसलिए उस बच्चे का सर्वाइवल का चांस कम है, क्योंकि वो रात के टाइम पे पैदा हुआ है, वो जो दाई है उसके पास लाइट नहीं थी, उसने कोई गलती कर दी, मां मर गई या बच्चा मर गया। तो ये अफसोसनाक मामला है हमारे साथ। तो हम इस पे लड़ रहे हैं कि 600 किलोवाट आवर है और डिस्को कह रहा है कि मैंने देना है, आईपीपी कह रहा है मैंने देना है, और सोलर वाला कह रहा है मैंने देना है। ऐसा नहीं है, 600 से इसको 1200 पे लेके जाओ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इतनी सारी कैपेसिटी लगी हुई है वो सारी भी इस्तेमाल होगी और खुद ब खुद यूनिट का रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये बढ़ा कैसे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है हम लोग। सर एक तो कुछ स्मार्ट तरीके से रेट्स को बेहतर करने से, जिस तरह से अभी मोइन साहब ने कहा, आपने कहा शायद कि इंडस्ट्री को मोटिवेट करें, रेट सस्ता करें, इससे मोटिवेशन होगी, डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ और चीजें ध्यान में रखें। एक चीज ये है कि ईवीज आ रही हैं, और ईवीज की जब हम बात करते हैं तो ये 4 पहिए वाली ईवी तो खैर हम सोचते हैं, लेकिन जो 2 पहिए वाली ईवी है उसने कमाल करना है। उस ईवी ने चार्ज होना है, तो चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी से होगी ना, तो पेट्रोल की एक तो इंपोर्ट बचेगी, तो आपका जो बिग चंक ऑफ इंपोर्ट के जो पैसे हमारे जाया होते हैं वो बचेंगे। दूसरा, हम इलेक्ट्रिसिटी जब बढ़ाएंगे तो ये जो कैपेसिटी चार्ज का मसला है खुद बहुत खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप बात करते हैं तो हम, एक और जो हमारा मसला है वो ये है ना कि दिन की इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, रात की महंगी है, तो भाई ग्रिड पे बैटरी लगाओ ना, किसने मना किया है? बैटरी तो आ रही है, सब कह रहे हो बैटरी आएगी, जरूरी है कि हम अपने अपने घरों पे बैटरीज लगाएं, क्यों ना हम ग्रिड लेवल पे बैटरीज लगाएं। ग्रिड लेवल पे जब बैटरीज लगेंगी तो ये जो मसला है कि सुबह के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है और रात के टाइम पे महंगी है, तो वो सुबह वाली बिजली आप एज अ वापस स्टोर कर लो। तो डिस्को का मसला यही है, और डिस्को को हम यही समझा रहे हैं कि देखो अगर बैटरी मीटर के उस तरफ लग गई ना तो यूर आउट ऑफ द गेम, आप तो गेम से निकल गए। लेकिन अगर बैटरी आपने अपने पास लगा ली ना, तो आपने कहा सर आप टेंशन ना लें, आप सुबह के टाइम पे, आपकी छत चाहिए मुझे, आप अपनी छत लगाएं, छत पे सोलर लगाएं, और छत पे से जो सोलर की प्रोडक्शन होती है वो मुझे दें, और हमको रेट अच्छा तय कर लेते हैं, 1:2 का कर लेते हैं कि आप मुझे 4 यूनिट दें, उसके बदले मैं आपको 2 दे दूंगा। ठीक है ना, तो वो एक अच्छी डील होगी। आप कहेंगे हाँ चलो ठीक है, बैटरी लगाने से झंझट से बचेंगे। तो खैर ये समरी थी मेरे पॉइंट्स की, वो रेहान साहब तो चले गए, बट आई थॉट कि मैं आप लोगों को कम से कम क्लियर कर दूं जो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। उसकी जेब से तो आपने एक पैसा निकाल लिया, अब आप उसको वो पैसा वापस भी नहीं कर रहे, और आपने फाइन लगाकर वो पैसा जो है 10% वसूल करके अपने पास रखी है। 90% डायरेक्ट डिस्पोज जो है वो हराम का पैसा रखे अपने पास। सर मेरा एक सवाल था शॉपिंग में, अगर थोड़ा सा मार्केट के साथ कि जो हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम है जो सोलराइजेशन का, तो वो उसको क्यों नहीं बढ़ा आगे? पर्सनली एक मतलब इंडिविजुअली हम लोग उस पर तो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं इस पॉलिसी पे, क्या इस तरीके से जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसे अगर आप एक विलेज है उसके अंदर आप जब बैटरीज का रेट पे बात कर रहे हैं, मतलब आई थिंक सो बहुत ज्यादा सेफ भी है, और वो एक ही बंदा उसका हैंडल करेगा, बाकी वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉमन की जैसे आमतौर पे नेटवर्किंग होती किसी चीज की, इस पे काम की जरूरत है। माइक्रोग्रिड की जो पॉलिसी होती है ना, माइक्रोग्रिड की तरह बात कर रहे हैं, बंदा रेट में हुआ है बात पे, और पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इसमें rate of calculate नहीं तो you need more numbers for that. मैं ये वही कह रहा हूँ, we need to know exactly rooftop net metering customer है। So it's not 6 gigawatts or 40 gigawatts. It's very small percentage because ज़्यादा सोलराइजेशन 5, 6, 8 मेगावाट ये सब इंडस्ट्री में वहाँ तो एक्सपोर्ट होती नहीं। इधर मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट मोर देन अबाउट 400 मेगावाट, और उसमें से भी आप अगर 20% उसका ले लें, इट्स नथिंग, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये अब इसकी इकोनॉमिक्स नहीं समझ आ रही मुझे कि ये कर क्यों है। सर आप एनवायरनमेंट की बात क्योंकि इसके साथ ये समझ रहे हैं जो मेरी समझ है कि इनकी you will have the rates will be selling more units and capacity charge per unit will come down. The exact opposite will happen.
के यूनिट्स कम होंगे क्योंकि लोग जब बैटरी लगाएंगे यूनिट्स कम हो गए तो कैपेसिटी चार्ज पर यूनिट तो बढ़ गया। चलो जब उसका एग्जैक्ट नंबर्स कैलकुलेट होते हैं नोबडी ये बात सर बहुत जरूरी है करने की, हमारी एनवायरनमेंट सुनेंगे। उनको ये ख्याल आना चाहिए कि एनवायरनमेंट कहती है कार्बन एमिशन देख सकता है, एक छोटा आदमी देख नहीं सकता, आप उसका राइट ले लें, इससे पैसे कम खास तरह से इंटरनेशनल की रिपोर्ट मौजूद है, IMF की पैकेज मौजूद है, सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि सिंपल 3 लाख कस्टमर की बुनियाद में $75 मिलियन ईयर की सेविंग है इसकी पर आप ट्रेडिंग करें बेचें। और हम सबको फिक्र जा रही है भाई, और मेरा ये है कि गवर्नमेंट ट्रेडिंग जो होगी तो वो गवर्नमेंट कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। अभी तो प्राइवेट सेक्टर ने शुरू कर दिया है, कर दिया इंडिविजुअल हमारे आप नहीं कर सकते छोटे लोग। अच्छा राइट, बस ये नहीं बस ये हम सरकार उसको कंक्लूड करेंगे और आज तक का शुक्रिया। और जो नहीं आ सके हमारे जूम पे खास तौर से क्योंकि कैपेसिटी हमारी खत्म हो गई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपको भिजवा देंगे और ताकि नहीं साहब, इसमें मैं एक ऐड करता चलूं, सॉरी फॉर्चुनेटली राना अब्बास साहब भी हैं इस वक्त हमारे साथ, इत्तेफाक से मेरे ऑफिस में आए हुए हैं, तो शॉर्टली उनका एक 1 मिनट का नैरेटिव भी हम ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी प्लीज, बस एक मिनट में बात खत्म करेंगे क्योंकि मगरिब की नमाज यहाँ पर होने वाली है। 2 मिनट बाद जी अब्बास वेलकम जी, कैसे हैं? ठीक है क्या हाल है आपके? ठीक है जी, आप बताइए। ये लगा हाँ ये बात आई थिंक नेटवर्किंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। नहीं मगर अभी नहीं हुई, असर तो खत्म हो गई जी। जी राना अब्बास प्लीज आप कैसे नहीं साहब? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? नेट मीटिंग को कंटिन्यूसली ऑन रखें। वो लोग जिन्होंने सहूलत ली हुई है वो तो फायदा उठा रहे हैं, अब जो नए लोग एंटर हो रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। यार ये सारे ठीक है, आई थिंक ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, और मैं अभी साइन ऑफ कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया और राना अब्बास का शुक्रिया और तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया जो ऑनलाइन मौजूद थे और जो यहाँ पर मौजूद थे, और फेडरेशन का खास तौर से बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी